हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की हमारी जो क्लास रहेगी तो हम ट्राई करेंगे कि लमसम जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उतने हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि फार्माकोग्नोसी में जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनका जो वेटेड मार्क्स होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि स्टार्टिंग के जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिर उसके बाद में मिडल में हमारी जो ड्रग्स हैं वो आ जाती हैं, ड्रग्स के बाद में फिर हमारे जो अदर थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो चार चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर पेपर का पैटर्न ऐसा रहता है कि थ्योरेटिकल कंटेंट आता है तो वो भी स्टार्टिंग के चैप्टर में से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अगर पेपर का पैटर्न ऐसा होता है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आ रहे हैं और ड्रग से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तब भी क्या स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ना कि ओनली डेफिनेशन वगैरह या फिर कोई थ्योरेटिकल कंटेंट है, उसके अलावा स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स में आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और एक्सट्रैक्शन जो मेथड्स हैं ये सारे जो कंटेंट है, सारा जो कंटेंट है वो इंक्लूडेड है। इससे इसलिए क्या है जो स्टार्टिंग के चैप्टर क्या है वो इम्पोर्टेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। तो आओ एक एक क्वेश्चन को हम बारी बारी से क्या करते हैं विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। तो क्लास को स्किप नहीं करना है, मेरे साथ आपको क्लास में बने रहना है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का, तो फार्माकोग्नोसी का जो चैप्टर है पहला, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी से दो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों तीनों जो तरीके हैं, जिस भी तरीके से जैसे भी क्वेश्चन पुटअप होगा उसी तरीके से हम क्या करेंगे इसमें डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो साथ साथ हम एक एक नंबर के क्वेश्चन भी सोल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, इसी से इसी चैप्टर्स में दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, या तो हिस्ट्री या फिर स्कोप पूछा जाएगा या फिर डिफाइन फार्माकोग्नोसी, राइट स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, डिफाइन फार्माकोग्नोसी, गिव स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, सेकंड वन क्वेश्चन डिफाइन फार्माकोग्नोसी, गिव स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसी से दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, थर्ड क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कौन से तरीके से, डिफाइन क्रूड ड्रग्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर से तीन टाइप के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम बारी बारी से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास को स्किप नहीं करना है। इन तीनों क्वेश्चन में से या फिर जिस पूरा चैप्टर इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर है उससे भी डिस्कस करेंगे, फिर थर्ड चैप्टर से डिस्कस करेंगे और फिर फोर्थ चैप्टर से भी क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जो डिटेल होती है, डिटेल से पहले हम ट्राई करेंगे कि हमें डेफिनेशंस पता होना चाहिए। तो डेफिनेशंस में भी आप सभी को पता होगा कि फार्माकोग्नोसी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, इट डील्स विद स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोग्नोसी साइंस की ब्रांच है जो क्रूड ड्रग के साथ में क्या करती है डील करते हैं, मीन्स इसमें हम क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसका आंसर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री क्या लिखोगे फार्माकोग्नोसी की, फार्माकोग्नोसी डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड, फार्माकोन मीन्स
जिग्नोस्कोप। फार्माकोन का मतलब होगा ड्रग और जिग्नोस्को का मतलब होगा नॉलेज। दोनों वर्ड का मतलब क्या बनेगा? नॉलेज अबाउट ड्रग, मीन्स ड्रग के बारे में नॉलेज लेना। ठीक है, तो फार्माकोन प्लस जिग्नोस्को, फार्माकोग्नोसी है, दो वर्ड से बनी है। फर्स्ट वर्ड होगा फार्माकोन, सेकंड वर्ड जिग्नोस्को, जिसका मतलब होता है नॉलेज ऑफ ड्रग। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पहले आप लिख चुके होगे, उसके बाद में लिखना होगा, दो वर्ड से मिलकर बना होता है फार्माकोग्नोसी वर्ड। फिर इसमें क्या करोगे आप कि जो फार्माकोग्नोसी है, आपने डेफिनेशन लिखी थी कि फार्माकोग्नोसी में हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। फिर जो क्रूड ड्रग के बारे में आप स्टडी करोगे तो स्टडी किस बेस पे करोगे? कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनके बेस पे हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर क्या लिखोगे? द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स बेस्ड ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, फिर आपको लिखना होगा कि जो क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं फार्माकोग्नोसी में, उस क्रूड ड्रग की स्टडी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के बेस पे हम क्या करेंगे, क्रूड ड्रग की स्टडी करेंगे। तो पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे आपको रटना नहीं है। अगर आप फार्माकोग्नोसी में जो भी ड्रग पढ़ते हो तो उस ड्रग के बारे में उसकी जो जो डिटेल आप स्टडी करते हो वो डिटेल आपको क्या करनी होगी, वहां पे मेंशन करनी होगी। वो डिटेल आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो कौन कौन सी डिटेल मेंशन करनी होगी आपको? एक ड्रग के बारे में आप क्या क्या पढ़ते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले ड्रग की फैमिली पढ़ते हैं, तो फैमिली हो गया एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर हो गया बायोलॉजिकल सोर्स। तीसरा पैरामीटर हो गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। चौथा पैरामीटर क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो जाएगा। पांचवा पैरामीटर क्या हो जाएगा? यूजेज हो जाएगा। और छठा पैरामीटर क्या हो जाएगा? उसके अलावा कल्टीवेशन हो जाएगा। कल्टीवेशन के अलावा सातवां पैरामीटर क्या हो जाएगा? कलेक्शन हो जाएगा। छठा पैरामीटर क्या हो जाएगा? इवाल्युएशन। और इवाल्युएशन के बाद सातवां पैरामीटर क्या हो जाएगा? एडल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, एडल्ट्रेशन है, इवाल्युएशन है, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, यूजेज, कल्टीवेशन, कलेक्शन, इवाल्युएशन, एडल्ट्रेशन। और जियोग्राफिकल सोर्सेज भी आते हैं, जियोग्राफिकल सोर्सेज। जियोग्राफिकल सोर्सेज के बाद में क्या आ गया? एक्सट्रैक्शन मेथड्स। ये सारे क्या हैं? पैरामीटर्स हैं। इनके बेस पे हम क्या करेंगे, क्रूड ड्रग की फार्माकोग्नोसी में स्टडी करेंगे। ठीक है, फैमिली क्या है, अब इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एक एक लाइन आगे लिख सकते हो डैश लगा करके कि फैमिली गिव आइडिया अबाउट द फैमिली ऑफ ड्रग। फैमिली क्या है? ड्रग के बारे में आइडिया बताएगी कि यह ड्रग कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है। बायोलॉजिकल सोर्स गिव आइडिया अबाउट द सोर्सेज ऑफ ड्रग, कि ड्रग का सोर्स क्या है, कौन से प्लांट से ऑब्टेंड कर रहे हैं और कौन से उस प्लांट के कौन से पार्ट से हम ड्रग को ऑब्टेंड कर रहे हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ड्रग के अंदर, और उनका नेचर कैसा है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और किस क्वालिटी में प्रेजेंट है और कितनी कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा कौन सा? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कि पर्टिकुलर जो ड्रग है, जैसे कि सपोज करो ड्रग सेकेंडरी मेटाबोलाइट, कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आएंगे ड्रग? ये एल्कलॉइड है या फिर ग्लाइकोसाइड है या फिर वोलेटाइल नेचर की ड्रग है या फिर टर्पेनोइड है? तो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? तो कैटेगरी वाइज हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद में ड्रग के यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस, कौन सी डिजीज में ड्रग का पर्टिकुलर यूज होता है। फिर कल्टीवेशन, किस टाइप के इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ड्रग जिस प्लांट से हम मेडिसिन को प्रिपेयर करेंगे उस प्लांट को पहले क्या करते हैं, हम ग्रो करवाते हैं। तो ग्रो करवाने के लिए किस कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, कलेक्शन किस टाइम पे होगा। फिर इवाल्युएशन, इवाल्युएशन के कौन कौन से मेथड्स होंगे, टेस्ट कैसे करेंगे ड्रग का। एडल्ट्रेशन की प्रोसेस कैसे होगी। जियोग्राफिकल सोर्सेज की कौन से टाइप की ड्रग है, कौन से टाइप के प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, फिर वो प्लांट किस रीजन में प्रेजेंट होता है, कौन सी जगह पे वो प्लांट फाउंडेड है कंट्री के अंदर। उसके बाद में एक्सट्रैक्शन मेथड, मीन्स प्लांट से जो ड्रग है, ड्रग को हम कैसे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे अलग कर सकते हैं ड्रग से। तो उनके मेथड्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्या हो गए, पैरामीटर्स हो गए। तो एक टाइप से क्या हो गई, हिस्ट्री होगी कि फार्माकोग्नोसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे।
क्रूड ड्रग फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना है, ये लिखोगे। फिर क्रूड ड्रग की जो स्टडी करेंगे उसके लिए ये फॉलोइंग पैरामीटर्स है, इनके बेस पे हम स्टडी करेंगे, ऐसे लिखना होगा। फिर उसके बाद में देखो हम स्टार्ट करते हैं आगे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में क्या है, कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको क्या है, वो जितना शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या कंटेंट सफिशिएंट नहीं रहता। कई बार क्या होता है, ज्यादा पढ़ने की ट्राई करते हैं तो जितना पढ़ा है उतना भी क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर जो भी साइंटिस्ट है ना, हिस्ट्री का मतलब वही तो है कि कौन फादर थे फार्माकोग्नोसी के, सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने कोइन किया था। तो स्टेप वाइज 7 से 8 साइंटिस्ट के नाम याद रख लो, बस उन्हीं को हमें लाइन बना के लिखना है। फिर क्या है, वो अपनी हिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद में फिर जो स्कोप है उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड को पकड़ना है कि हिस्ट्री किसकी लिखनी है, फार्माकोग्नोसी की। तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने कोइन किया था। तो फार्माकोग्नोसी वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया था, सैडलर ने कॉइन किया था, ठीक है। तो द वर्ड फार्माकोग्नोसी कॉइन फर्स्ट कॉइन्ड द वर्ड फार्माकोग्नोसी। की फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था, किसने लिया था, सीए सैडलर ने, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी वर्ड है, जो टर्म है फार्माकोग्नोसी किसने बताई थी, सीए सैडलर ने। तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा। सेकंड वन पॉइंट आपको क्या याद रखना होगा, फार्माकोग्नोसी से ही रिलेटेड कौन सा, द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज, फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी इज। तो फार्माकोग्नोसी के फादर कौन है, फार्माकोग्नोसी वाज, ठीक है, फार्माकोग्नोसी वाज डायोस्कोराइड्स। फार्माकोग्नोसी के फादर कौन थे, डायोस्कोराइड्स थे। अब फादर नाम आ गया तो फादर से ही अब मेडिसिन के फादर लिख देना, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स हो गए। फिर ऐसे याद करना कि जो फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी के अंदर हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्रूड ड्रग का। तो क्लासिफिकेशन किसने दिया था, प्लांट का क्लासिफिकेशन, द प्लांट क्लासिफिकेशन गेव बाय, किसने दिया था प्लांट का क्लासिफिकेशन, बैथम एंड हुकर ने, ठीक है। प्लांट का क्लासिफिकेशन बैथम और हुकर ने दिया था। उसके बाद में हम ये पढ़ते हैं कि फार्माकोग्नोसी में प्लांट बेस्ड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट किंगडम के राइटर या फिर जो बोटनिकल किंग, बोटनी की फादर ऑफ बोटनी बोल सकते हो, या प्लांट किंगडम के राइटर कौन होंगे। तो प्लांट किंगडम के राइटर कौन होंगे, प्लांट किंगडम राइटर। तो प्लांट किंगडम के राइटर कौन होंगे, प्लांट के अंदर क्या आता है, पी आता है। तो कौन से राइटर का नाम आएगा जिसके नाम के अंदर पी आता है, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस कौन होंगे, प्लांट किंगडम के राइटर होंगे। अब प्लांट किंगडम के राइटर का नाम लिख दिया है, तो अब हम इसमें और क्या लिख देंगे, एनिमल किंगडम का राइटर भी लिख देंगे, राइटर ऑफ एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का राइटर कौन होगा, एरिस्टोटल। ए फॉर एनिमल किंगडम और ए फॉर क्या होगा, एरिस्टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे एटलस ऑफ क्रूड ड्रग, एटलस ऑफ क्रूड ड्रग। एटलस ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में किसने बताया, ए फॉर एटलस, ए के बाद आता है बी। तो एटलस ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में किसने बताया था, बर्ग ने बताया था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो फार्माकोग्नोसी है, फार्माकोग्नोसी हम प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, कौन से टाइप का सॉल्वेंट लेना होगा, किस टाइप की ड्रग के लिए कौन से टाइप का सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, इन सब के बारे में किसने बताया था, ली मैरी ने बताया था, ठीक है। ली मैरी ने किसने किसके बारे में बताया था, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। ली मैरी ने बताया था कि
प्लांट से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कैसे अलग करेंगे, कौन से एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करेंगे। और उसके बाद में इतना भी लिखना है, आपको याद रखना है कि नॉर्मली एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं। अल्कोहल ज्यादा यूज किया जाता है, और अल्कोहल के अंदर भी कौन सा अल्कोहल हम यूज करेंगे, इथाइल अल्कोहल का यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए नॉर्मली कौन से टाइप के अल्कोहल का यूज करते हैं हम, इथाइल अल्कोहल का यूज करेंगे। ठीक है, और आप हिस्ट्री के अंदर क्या लिख सकते हो भाई, और हम हिस्ट्री के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो गैलेनिकल प्रिंसिपल, गैलेन ने किसके बारे में बताया था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि मान लो प्लांट के पर्टिकुलर हर्ब का यूज करके हम जिस भी ड्रग का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी ड्रग का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो ड्रग हम कैसे बना पाएंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, जो भी ड्रग हैं तो उनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में किसने बताया था, गैलन ने बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैलेनिकल प्रिंसिपल बोलते हैं। और गैलन कौन था, फर्स्ट फार्मासिस्ट था। ठीक है, तो अगर आप इतना भी लिख रहे हो तो आपका एक पेज है ना इजीली फिलअप हो जाएगा। तो कम टाइम के अंदर सफिशिएंट कंटेंट, और सफिशिएंट कंटेंट भी ज्यादा स्कोप भी नहीं है, सफिशिएंट कंटेंट है, 4 से 5 पेज आपके इसमें भर जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया था उसमें भी 1-1.5 पेज फिलअप होगा, इसमें भी 1-1.5 पेज फिलअप हो जाएगा। उसके बाद अभी तो हमारे स्कोप भी बचे हुए हैं, तो आराम से सफिशिएंट कंटेंट रहेगा और इजी वे में रहेगा। तो आपको है ना पूरी स्टोरी नहीं पढ़ करके बस इतना याद रखना है, पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम याद रखो, लाइन बनाओ, और लाइन बना करके और फिर आप क्या करके आओ, वहां पे मेंशन करके आओ, कंप्लीट नंबर मिलेंगे, आउट ऑफ नंबर आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ओके, तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी में देखो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप थोड़ा सा वैसे भी समझा करो, थोड़ा सा वैसे सुनो। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फार्माकोग्नोसी में हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि जो क्रूड ड्रग है उनके बारे में हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। तो क्या लिखना होगा, फार्माकोग्नोसी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। की फार्माकोग्नोसी क्या है, बायोलॉजी की ही क्या ब्रांच है। और फार्माकोग्नोसी में हम क्या कर सकते हैं, क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी कर सकते हैं। दूसरा ये स्कोप क्या होगा फार्माकोग्नोसी का, अभी अभी जैसे हमने पढ़ा था कि जो एक्सट्रैक्शन मेथड यूज में लेते हैं पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने के लिए, तो फार्माकोग्नोसी में हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट से है ना पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट कर सकते हैं फार्माकोग्नोसी की हेल्प से। उसके बाद में हम फार्माकोग्नोसी में क्या लिख सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी बायोलॉजी की ही ब्रांच है। तो बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी टाइप की जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन में जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी हम फार्माकोग्नोसी का यूज करते हैं। वहां पर भी फार्माकोग्नोसी का क्या है, एक स्कोप है। उसके अलावा फार्माकोग्नोसी का क्या स्कोप है कि नेचुरल जो ड्रग है, नेचुरल प्लांट है, तो प्लांट बेस्ड जो ड्रग है, नेचुरल ड्रग है, जिनका कोई भी साइड इफेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, तो उस टाइप के ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। और आज के टाइम पे क्या है, जो भी जनरेशन है वो एलोपैथिक मेडिसिन या फिर इंग्लिश जो मेडिसिन है उनकी कंपेयर में क्या है, जो हर्बल मेडिसिन है उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। तो ये एक टाइप का क्या है, चैलेंज भी है। उसके अलावा फिर आप क्या लिखोगे कि फार्माकोग्नोसी, दो लिंक याद रखनी है कि फार्माकोग्नोसी क्रिएट ए लिंक बिटवीन, किस किस के बीच में लिंक क्रिएट करता है, एलोपैथिक और उसके आयुर्वेदिक। ये आयुर्वेद के बीच में और एलोपैथ के बीच में क्या करता है, फार्माकोग्नोसी लिंक क्रिएट करता है, दोनों के बीच आपस को जोड़ता है दोनों को। कैसे कि भी एलोपैथिक मेडिसिन है, कुछ ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन है जिनको बनाने के लिए हर्बल कंटेंट का हम यूज करते हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन में भी। उसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी हम हर्बल इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं। तो दोनों में हर्बल इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी वो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों को जोड़ने का काम करती है। उसके अलावा दूसरा लिंक हमें क्या याद रखना है कि फार्माकोग्नोसी क्रिएट लिंक बिटवीन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऐसे बोल सकते हो फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री लिखो। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं, फिर थेरेप्यूटिक यूज के बारे में स्टडी करते हैं। और फार्माकोलॉजी क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं।
कौन मतलब ड्रग, और लॉजी मतलब स्टडी, की ड्रग के बारे में स्टडी करना कि बॉडी के अंदर ड्रग जाने के बाद कैसे अपना इफेक्ट शो करेगी, और बॉडी के अंदर ड्रग जाने के बाद बॉडी उस ड्रग के अगेंस्ट क्या पर्टिकुलर रिएक्शन से शो करेगी। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक जो एक्टिविटी है हम उनके बारे में स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, तो और कोग्नोसी के अंदर भी हम ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। और मेडिसिनल केमिस्ट्री है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, ड्रग के यूज, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एसएआर, स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। उसके अलावा हम पढ़ते हैं कि पर्टिकुलर ड्रग की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ते हैं। तो फार्माकोग्नोसी में भी हम फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, केमिकल बेस पे जो भी कोई क्रूड ड्रग है उनका पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि फार्मा कोग्नोसी और किस किस के बीच का लिंक है, कौन कौन से सब्जेक्ट का, फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच का भी क्या है, लिंक है। ठीक है, उसके अलावा और लिख सकते हो आप उसके अंदर कि एडल्ट्रेशन और इवाल्युएशन, पर्टिकुलर कोई भी ड्रग है उस ड्रग के बारे में हम उसकी आइडेंटिटी, प्योरिटी, क्वालिटी, सेफ्टी, इनके बारे में हम फार्माकोग्नोसी में पर्टिकुलर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर ड्रग की जो स्टेट है उनके बारे में हम जान सकते हैं। कोई भी ड्रग है उस ड्रग का कौन से डिजीज में यूज होगा वो भी हम लिख सकते हैं। तो आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, अगर आपको सिलेबस पता है फार्माकोग्नोसी का तो उस बेस पे आप क्या कर सकते हो, पॉइंट अपने आप है ना बना करके पुटअप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था स्टैंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखते हैं। वैसे तो बाय द वे एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है, बट कई बार क्या होता है कि जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें कंटेंट सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो वो इजी होता है, बट उसको अटेम्प्ट करना हम भूल जाते हैं। हम बस इतना याद रखते हैं कि पहले चैप्टर के अंदर भाई हिस्ट्री एंड स्कोप, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। दूसरे चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग पूछ लेगा, तीसरे में एडल्ट्रेशन, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि पेज भर के आ जाओ, मैं उस स्टोरी को नहीं मानता। जितना आपको पहले आ रहा है कंटेंट, वो कंटेंट आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, और बाकी बाद में लिखेंगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन हम स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फार्माकोग्नोसी में बस क्रू ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा, गिव द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, किस तरीके से आए तो इसको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग की डेफिनेशन क्या होगी भाई, सब्सटेंसेस, या फिर आप लिख सकते हो ड्रग्स, सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल और मिनरल। ऐसे सब्सटेंस जो नेचुरल सोर्स से हम ऑब्टेन्ड करते हैं, एनिमल, प्लांट से और मिनरल से। ठीक है, सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल और मिनरल विदाउट एनी प्रोसेस। ये वर्ड जरूर लिखना है भी, क्योंकि हम क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में। तो जब क्रूड ड्रग है, उस क्रूड ड्रग में क्या है, पर्टिकुलर प्रोसेस हमने अभी अप्लाई नहीं की है। तो क्रूड ड्रग वो ड्रग होंगी जो हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेंड करेंगे, लाइक जैसे कि एनिमल, प्लांट और मिनरल, बिना किसी प्रोसेस के। एक्सेप्ट, दो प्रोसेस प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ के, कौन कौन सी, साइज रिडक्शन एंड ड्राइंग। साइज रिडक्शन का यूज कर सकते हैं हम, और ड्राइंग प्रोसेस का यूज करके, साइज रिडक्शन प्रोसेस का यूज करके और ड्राइंग प्रोसेस का यूज करके एनिमल, प्लांट और मिनरल से हम जो क्रूड ड्रग ऑब्टेन करेंगे, नोन एज क्रूड ड्रग। ठीक है, नोन एज क्रूड ड्रग, जो भी सब्सटेंस ऑब्टेन करेंगे, बट इन दो के अलावा बाकी प्रोसेस हम अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी प्रोसेस का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं, देखो क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग का अलग होता है, टाइप अलग होगा। टाइप का मतलब कि कितने टाइप हैं क्रूड ड्रग के। क्लासिफिकेशन की क्रूड ड्रग को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाए, कैसे अरेंज किया जाए क्रूड ड्रग को। तो क्रूड ड्रग कितने टाइप की होंगी, टू टाइप के होंगे क्रूड ड्रग। फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, और सेकंड वन अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कौन सी होगी, अब आपको डेफिनेशन लिखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होगा, क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। फिर ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग हेडिंग डाल के आपको लिखना होगा कि ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग
आर ड्रग्स आर इन विच यूज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ प्लांट। ऑर्गेनाइज फ्रूट ड्रग कौन सी होंगी जिसमें हम प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी ऑर्गेनाइज फ्रूट ड्रग की, in which organized food drugs in which particular part of plant is used known as organized food drug। लाइक जैसे कि मान लो नीम है, नीम की हम क्या काम में लेते हैं, नीम के फ्रूट, फ्लावर, बार्क, लीफ, सारी चीजें हम क्या करते हैं पर्टिकुलर पार्ट यूज में ले रहे हैं, तो वो कौन सी ड्रग होगी ऑर्गेनाइज फूड ड्रग होगी। दालचीनी है, दालचीनी में हम पर्टिकुलर पार्ट काम में लेते हैं, ऑर्गेनाइज फूड ड्रग होगी। फेनल है, ऑर्गेनाइज फूड ड्रग होगी, फ्रूट काम में लेते हैं। उसके अलावा राउल्फिया है, बेलाडोना है। आप ऐसे सपोज करो कि जिस भी ड्रग का हम कोई भी पर्टिकुलर पार्ट यूज में ले रहे हैं ऑर्गेनाइज फूड ड्रग होंगी, और इसके अंदर हमें क्या करना होगा पर्टिकुलर, आप है ना जो भी ड्रग है उनके एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा होगा अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग्स, ठीक है। इन विच अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग्स आर ड्रग दैट आर obtained by that are obtained by with the help of पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर obtained by प्रोसेसिंग। मतलब ऑर्गेनाइज फूड ड्रग्स वो फूड ड्रग होंगे जिनको हम प्लांट से पर्टिकुलर प्रोसेस करके फिर ऑब्टेंड करते हैं, ना कि इसमें पर्टिकुलर पार्ट काम में लेंगे। लाइक एलोवेरा जेल, एलोवेरा का क्या है जेल है, तो एलोवेरा का जो जेल है वो क्या है अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग, इसमें पर्टिकुलर पार्ट काम में नहीं लेते। देखो एलोवेरा का अगर आप लीफ काम में लेते, पर्टिकुलर लीफ काम में ले रहे हो, तो हम बोल सकते थे कि ऑर्गेनाइज फ्रूट ड्रग है एलोवेरा, बट हम लीफ काम में नहीं लेते। एलोवेरा का पार्ट है लीफ, बट लीफ में से हम क्या करते हैं लीफ को अलग करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद लीफ में से हम पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज करके फिर लीफ में से जेल अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो लीफ पर्टिकुलर पार्ट तो क्या था एलोवेरा का लीफ था, लीफ हमने काम में नहीं लिया, हमने जेल रिमूव कर लिया पर्टिकुलर प्रोसेस करके, ठीक है। जैसे कि सपोज करो गन्ना है, गन्ने में से हम जूस को अलग कर लेते हैं, तो जूस क्या है कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से जो इस टाइप की ड्रग है वो कौन सी ड्रग होंगी अनऑर्गेनाइज ड्रग होंगी। अब देखो कई बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर इतना छोटा सा क्वेश्चन अगर 5 नंबर में आ जाता है, तो डिफाइन क्रूड ड्रग एक्सटेंड इट टाइप विद एग्जांपल, तो इसमें सर क्रूड ड्रग में तो डेफिनेशन में 3-4 लाइनें भर जाएंगे, टाइप में दो दो 5-7 एक पेज ही फिलअप होगा, तो इसमें 5 नंबर कौन देगा। तो इसमें आपको क्या करना है थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपके सिलेबस में भाई जो भी ड्रग है उन ड्रग के अंदर ऑर्गेनाइज ड्रग भी तो पढ़ रहे हो ना, आगे जाके आप ऑर्गेनाइज ड्रग पढ़ रहे हो ना, आपके सिलेबस में है ना। जैसे कि मैंने बताया पर्टिकुलर पार्ट यूज करते हैं, तो पर्टिकुलर पार्ट में डिजिटालिस है, सेना है, एलोवेरा है, ये सब बोल है। ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मैं सब मिक्स बता रहा हूँ, बहुत सारी ड्रग है, 70 से 80 ड्रग की आपके आप ड्रग के बारे में स्टडी करते हो। तो अगर आप 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तो भाई दो सारे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते 70-80 ड्रग आपके सिलेबस में, बट कम से कम इतना तो लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइज की डेफिनेशन लिख के फिर जो जो ड्रग जिस जिस ड्रग का आपको कंटेंट आता है, मान लो जिस ड्रग का आपका बायोलॉजिकल सोर्स पता है, फैमिली पता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता है, यूजेस पता है, यूजेस के अलावा आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पता है कि सपोज करो आपको विनका ड्रग है, विनका ड्रग का पूरा कंटेंट आता है, विनका के अलावा सेना का पूरा कंटेंट आता है, इसबगोल का पूरा कंटेंट आता है, ठीक है। 3 ड्रग आ रही है आपको पूरी फार्माकोग्नोसी में, तो आपको क्या करना होगा ये क्वेश्चन आता है तो ऑर्गेनाइज फूड ड्रग की डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल तो सारी ड्रग के लिख देना जितनी आपको याद है। फिर उसमें से क्या करना है जो ड्रग आपको अच्छी तरीके से आती है ना उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख देना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूजेस वगैरह पूरा कंटेंट लिख देना ड्रग का। फिर उसके बाद में अनऑर्गेनाइज में जैसे कि मान लो एलोवेरा जेल हो गया, तो एलोवेरा जेल के बारे में कि एलोवेरा जेल का बायोलॉजिकल सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेराप्यूटिक यूजेस, कॉस्मेटिक यूजेस, ऐसे करके थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना। तो इसमें क्या है पूरा पेज अच्छे से पूरा कंटेंट आप लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस, यही स्टूडेंट क्या करते हैं गलती करते हैं, थोड़ा सा पता नहीं होता ना कि क्वेश्चन पुटअप कैसे करते हैं, तो सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं। और फिर दूसरी गलती क्या करते हो आप लोग कि जो जो पूछा गया है वही लिखा करो। यहाँ पे अगर इतना पूछा हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्मा कोग्नोसी, तो चलो यहाँ पे तो डेफिनेशन चलती है, बट और कहीं पे सीधा सीधा लिख दिया है कि भाई पर्टिकुलर एक क्लासिफिकेशन बताना है और उस क्लासिफिकेशन के मेरिट और डिमेरिट लिखने हैं, तो आप उसमें सारे क्लासिफिकेशन क्यों लिख रहे हो। अब उसमें आप ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, तो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो तो वो टाइम कम पड़ेगा ही। फिर आप बोलते हो कि पेपर लेंथी का, पेपर लेंथी नहीं होता, पेपर सेटर है वो, टाइम के अकॉर्डिंग ही सफिशिएंट टाइम और सफिशिएंट कंटेंट ही प्रिपेयर करता है पेपर का।
पेपर छोटा बड़ा नहीं होता है, वो आपके लिखने पे डिपेंड करता है, आपके अटेम्प्ट करने पे डिपेंड करता है। तो जितना पूछा है उतना ही लिखा करो। एक वीडियो मैं डालूंगा जिसमें कि पर्टिकुलर हम डिस्कस करेंगे कि पेपर को कैसे है ना हमें अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स आए और हर पेपर के अंदर हर क्वेश्चन में पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिल सके। तो एक वीडियो हम डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मे भी आपको पहले चैप्टर से सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हिस्ट्री से पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम लिखे थे, एक एक नंबर के क्वेश्चन क्लियर हो गए। क्रूड ड्रग की डेफिनेशन क्लियर हो गई। क्रूड ड्रग की डेफिनेशन के अलावा हमारी फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्लियर हो गई। थोड़ा सा भाई देखो, कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो भी चैप्टर है, उन चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन होता है एक एक नंबर का उस चैप्टर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो आज पहला चैप्टर हमने डिस्कस किया, पहला क्वेश्चन डेफिनेशन, दूसरा क्वेश्चन क्रूड ड्रग की डेफिनेशन, तीसरा क्वेश्चन क्रूड ड्रग के टाइप, चौथा क्वेश्चन क्रूड ड्रग के एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के एग्जाम्पल याद रखने हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या याद रखना है आपको, पर्टिकुलर जो साइंटिस्ट है मैंने एक एक करके बता दिया कि एनिमल किंगडम के राइटर पूछ ले, या फार्माकोग्नोसी टर्म सबसे पहले किसने दी थी, या फिर हिप्पोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन पूछ ले, या फिर फादर ऑफ फार्मेसी पूछ ले, महादेव लाल श्रोफ। ये ऐसे कंटेंट है जो भी है वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया विद 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की ओर। तो सेकंड चैप्टर में सिर्फ इतना सा कंटेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, ठीक है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है। गिव द प्लांट क्लासिफिकेशन इन डिटेल। तो स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन था वो, तो फिर प्लांट का क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन ये वाला क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो गया, ठीक है। इसी में फिर क्या है देखो, अब है ना ये क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में सिर्फ ओनली एक ही क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में जो मेथड आते हैं ना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के, जितने भी टाइप से क्रूड ड्रग को हम क्लासिफाई करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर पर्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन है उसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है सीधा। या तो ऐसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जैसे कि मान लो पहला क्लासिफिकेशन है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, तो ऐसे पूछ लेगा गिव अबाउट, राइट अबाउट अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, गिव इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। कि अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताओ क्रूड ड्रग के बारे में, और उसके मेरिट और डीमेरिट लिखो। मेरिट और डीमेरिट क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम इस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना नहीं है कि प्लांट का क्लासिफिकेशन 6 टाइप से किया गया है, ठीक है। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होगा कि कोई भी पर्टिकुलर प्लांट है तो उस प्लांट को किस तरीके से कैसे क्या अरेंज किया गया है, ठीक है। कि भाई उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, या कोई भी ड्रग है उनके नाम के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, या उनके यूज के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया है, या फिर उनकी फैमिली स्पीसीज वगैरह है उनके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, या फिर माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी, जो टिश्यू के बारे में हम पर्टिकुलर स्टडी करते हैं उनके अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। सीधा सा मतलब इतना सा है कि जो प्लांट है, प्लांट के पर्टिकुलर जो भी कैरेक्टर्स हैं, उन किन किन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग प्लांट को कैसे कैसे क्या अरेंज किया गया है। तो इनके आंसर क्या लिखने होंगे आपको। अब इसमें भी ये देखो 6 टाइप से जो क्लासिफिकेशन है वो आपको रटना नहीं है। कैसे याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अल्फाबेट आपको आती होगी ना, अल्फाबेट, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट में आता है ए, तो ए से कोई खुद से बात करके पढ़ना है कि ए से कोई क्लासिफिकेशन है क्या भाई, ए से अल्फाबेट वाला क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन कौन सा हो गया, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा है, ए के बाद में क्या आता है, बी आता है, तो बी से कोई क्लासिफिकेशन है क्या, हाँ बी से क्लासिफिकेशन है। कौन सा क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
ठीक है। बी के बाद में सी आता है, सी से क्लासिफिकेशन है क्या? ठीक है भाई। कौन सा क्लासिफिकेशन है? केमिकल क्लासिफिकेशन। फिर सी से एक और क्लासिफिकेशन है, कौन सा क्लासिफिकेशन? कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। फिर पांचवा क्लासिफिकेशन कौन सा आएगा? ई के बाद डी से कोई भी नहीं है मेथड, ई से नहीं है, ई एफ जी से भी नहीं है, एच आई जे के एल एम, हाँ एम से भी है। एम से कौन सा क्लासिफिकेशन है? मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। छठा कौन सा है? छठा क्लासिफिकेशन होगा भाई कौन सा? मोर्फोलॉजी के अलावा माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। अब आप ये भी ध्यान रख लो भाई थोड़ा सा, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट और अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने लिखे हैं आपको क्या करना है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू, या फिर क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग मैनर, कि क्रूड ड्रग को फॉलोइंग मेथड में क्लासिफाई किया गया है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल सबके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है, मेंशन करनी है लिस्ट। उससे क्या है, अलग इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, जो कॉपी चेक करेगा, आपकी सीट चेक करेगा, अलग इंप्रेशन पड़ता है। क्योंकि जो आगे का जो कंटेंट है वो पढ़ने में है ना 10 से 20% क्या करेगा, वो कमी करेगा, आगे का कंटेंट इतना ध्यान से नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लगेगा कि जब स्टूडेंट ने ये वाले मेथड लिख दिए हैं तो थोड़ा बहुत वो एक दो स्टार्टिंग में मेथड पढ़ के देखा कि अगर ये लिखा है तो इतने आगे का कंटेंट भी आता होगा स्टूडेंट को, तो आगे का जो कंटेंट है वो पढ़ने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। ठीक है। अब देखो, अब दूसरे टाइप से क्वेश्चन यहाँ से देखो, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया इसमें। दूसरा क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है कि भाई राइट द केमिकल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ crude drug, राइट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ crude drug, गिव इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। इन छह में से किसी भी एक का नाम देकर के बोलेगा कि ये लिखना है, ये वाला क्लासिफिकेशन लिखो और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी आप बोल रहे हो सर ने बोला था ये वाला आएगा, ये वाला तो आया ही नहीं, उसमें तो बीच में से पूछ लिया। अगर बीच में से पूछ लिया तो आपको ये वाले एक्सप्लेन किए हैं ना, आप यहाँ से लिख देना, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। बाकी आप तो बेफिक्र हो गई, कहीं से कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट करो, मैं सॉल्यूशन करूंगा। मैं हूं ना, तब तक आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ क्लास में बने रहो, क्लास को स्किप करो मत, लास्ट तक क्लास में डटे रहो। बाकी आगे का जो काम है वो मेरा काम है, मेरे पे छोड़ दो। ठीक है। आप तो पेपर है ना बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे भी। अब देखो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अब लिखना क्या होगा इनमें। अब लिखने की भी थोड़ा सा देखो, हर मेथड के अंदर सबसे पहले आपको एक ही लाइन लिखनी है, इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। छह मेथड लिखे हैं, छह के छह के अंदर जब आप इनकी थ्योरी लिखोगे तो क्या लिखोगे? इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, बस उसके बाद का मैं कंटेंट बता रहा हूँ वो लिखना है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, क्या लिखोगे? इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन crude drugs are arranged according to their first name, alphabet name, arranged according to their first name of language that are mentioned in particular pharmacopoeia। ठीक है, जिस भी कंट्री की जो भी फार्माकोपिया है, उस फार्माकोपिया के अंदर जो ड्रग है वो ड्रग के बारे में जिस भी लैंग्वेज में लिखा गया है, उस लैंग्वेज का पहला लेटर, भले ही वो इंग्लिश में हो, ब्रिटिश में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, तो उसके पहले लेटर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? ड्रग को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है? इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रू ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट लेटर ऑफ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट आर मेंशन इन पर्टिकुलर फार्माकोपिया। ठीक है, फिर हम लिखेंगे मेरिट। अब अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के फायदे क्या हैं? सीधा सा है भाई, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो या फिर कोई पर्टिकुलर ड्रग हो, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट हो, उसका नाम हमें अगर पता है, फर्स्ट लेटर पता है, तो उसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल निकाल सकते हैं। तो क्या लिखोगे? इफ वी नो अबाउट नेम ऑफ ड्रग,
अगर हमें ड्रग का नाम पर्टिकुलर पता है तो वी कैन स्टडी प्रॉपरली इट, उसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इसका फायदा कि नाम पता है तो हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, डीमेरिट। डीमेरिट में क्या लिखना होगा, डीमेरिट में आप क्या लिखोगे, दिस मेथड इज नॉट गिव आइडिया अबाउट। अब मान लो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पढ़ रहे होते हैं कोई ड्रग का। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि ड्रग हमें दिखाई गई है, देख के ड्रग को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, देख के पहचान लेते हैं कि भाई ये जेल है या फिर क्या है, ऑर्गेनाइज ड्रग है या अनऑर्गेनाइज ड्रग है। बट यहाँ पे क्या मेंशन है, ड्रग को हम अरेंज कर रहे हैं ड्रग के नाम के अकॉर्डिंग। तो नाम के बेस पे हम जज नहीं कर सकते कि ड्रग ऑर्गेनाइज होगी या फिर अनऑर्गेनाइज होगी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जज नहीं कर सकते, तो क्या लिखोगे, इन दिस मेथड डोंट हैव आइडिया अबाउट। दिस मेथड डू नॉट गिव, ऐसे लिख सकते हो, डोंट गिव आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड फूड ड्रग, कि ऑर्गेनाइज फूड ड्रग है या अनऑर्गेनाइज फूड ड्रग है उसके बारे में हम इसमें पता नहीं कर सकते। एंड डोंट गिव आइडिया अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में भी पता नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा मेथड आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखो, बायो का मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स। लॉजिकल का मतलब क्या है, स्टडी। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम फ्रूट ड्रग की स्टडी करते हैं। फ्रूट ड्रग की स्टडी मीन्स क्या है, सीधा सा मतलब है फ्रूट ड्रग का कौन से डिजीज में यूज हो रहा है। और टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होगा, स्पीसीज वगैरह, जीन्स वगैरह। तो क्या लिखोगे, इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स लाइक स्पीसीज वगैरह, इन सबके बारे में फैमिली ये लिख सकते हो। फिर क्या लिखना होगा इसमें, मेरिट क्या लिखोगे, वही मेरिट लिखोगे। अगर हमें टैक्सोनॉमी पता है क्रूड ड्रग की तो हम क्या कर सकते हैं, क्रूड ड्रग के बारे में प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, डीमेरिट क्या लिखोगे, वही डीमेरिट लिखोगे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में हम इसमें पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कोई भी जो ड्रग है उस ड्रग का कौन सा क्या पार्ट यूज हो रहा है तो वो भी हम नहीं बता सकते इसमें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अब रटना नहीं है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल का यहाँ से हम क्या क्या कोरिलेट करेंगे कि फार्माकोग्नोसी में केमिकल का मतलब हम सबसे पहले कोरिलेट करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से। नॉर्मली देखा जाए तो क्या पढ़ना होगा हमें कि इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशंस द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दियर arranged according to their chemical nature of arranged according to their nature of chemical constituent। कि इस मेथड के अंदर क्रूड ड्रग को उसके अंदर जो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे उस क्रूड ड्रग को उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नेचर के बेस पे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। मेरिट, इसमें दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो फर्स्ट वाले जो मेथड थे वही, डिसएडवांटेज, एडवांटेज या मेरिट। पहला फायदा क्या लिखोगे, इफ वी नो अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ ड्रग। अगर हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग के बारे में पता है तो पर्टिकुलर स्टडी कर सकते हैं। जी स्टडी, प्रॉपरली स्टडी इट, इसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या लिखना होगा, और इसमें हम क्या लिखेंगे, इफ वी नो अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और नेचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता है और नेचर का पता है तो क्या करोगे, अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पता लग गया तो ये पता कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज में काम में आएगी ड्रग। तो ऑल्सो ऑल्सो गिव द आइडिया अबाउट यूजेज ऑफ ड्रग। ठीक है, कि अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता है तो उससे ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज में हम ड्रग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डीमेरिट क्या होगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में हम इसमें नहीं बता सकते हैं। दूसरा क्या होगा, थोड़ा सा समझना है कि कुछ ड्रग ऐसे भी होंगी जिसमें एक से ज्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे। तो दो अलग दोनों दोनों तीनों केमिकल, जो दो चार केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे कि मान लो इर्गट है। अब इर्गट के अंदर इर्गोमेट्रिन और इर्गोटामाइन दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। इर्गोमेट्रिन का यूज होगा ऑक्सीटोसिक, जो कि लेबर पेन को इंड्यूस करेगी। इर्गोटामाइन का यूज होगा माइग्रेन पेन में। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि भाई हम इर्गट जो ड्रग है उसको ऑक्सीटोसिक कैटेगरी में रखें या फिर किस में रखें, माइग्रेन मतलब जो एनाल्जेसिक है उस कैटेगरी में रखें। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाली कैटेगरी में रखें। तो फिर क्या है, क्या लिखोगे, डिसएडवांटेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि किस कैटेगरी में ड्रग को
मेंशन करना है, उनके एक से ज्यादा यूज होते हैं ड्रग के, उसकी वजह से। फिर हम बात करते हैं कीमोटैक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। अब वर्ड को पकड़ना है, कीमो का मतलब केमिकल, टैक्सोनॉमी का मतलब टैक्सोनॉमिकल स्टडी। इस मेथड के अंदर हम क्रूड ड्रग को उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे और उनकी जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी है दोनों के बेस पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। और इस मेथड के अंदर केमिकल का भी पता कर सकते हैं और फिर जो स्पीसीज है, फैमिली वगैरह है, जो जीन्स हैं, उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है। मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में रटना नहीं है। मोर्फोलॉजिकल मतलब डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर मतलब मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर भी बोलते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे आ जाए कि राइट द मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। आप सोचोगे सर मैक्रोस्कोपिक तो कहीं था ही नहीं, मोर्फोलॉजिकल को ही क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, in this method of classification, in this method of classification of crude drug, in this method of classification of crude drug, the drugs are arranged according to their organoleptic character या arranged according to their morphological character like color, odor, size, shape वगैरह। ये जो भी morphological character होते हैं पर्टिकुलर ड्रग के, उन मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे हम क्या करते हैं, इस मेथड के अंदर फूड ड्रग को अरेंज करते हैं। अब इसमें हम फायदे के अंदर एडवांटेज में लिखेंगे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में भी पता कर सकते हैं, क्योंकि मोर्फोलॉजी का मतलब होता है कि हमें देख के पहचानना। इसमें आपको पर्टिकुलर ड्रग का जो सैंपल है वो दिखाया जाएगा, है ना। मोर्फोलॉजी का मतलब यही तो होता है, हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब के अंदर कि इस ड्रग की मोर्फोलॉजी लिखनी है, टू स्टडी द मोर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन ड्रग सैंपल, ऐसे लिखते हो आप। तो गिवन ड्रग सैंपल मीन्स आपको पता नहीं है कौन सी ड्रग है, फिर आपको वो ड्रग का सैंपल दिखाएगा तो फिर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो ना। तो जेल दिखा दिया तो आप पहचान लोगे कि ये तो अनऑर्गेनाइज है, अगर पर्टिकुलर पार्ट शो करवा दिया तो आप पहचान लोगे कि ये ऑर्गेनाइज ड्रग है। तो इसमें क्या लिखोगे, इफ वी नो अबाउट, इफ वी नो अबाउट मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ अ क्रूड ड्रग वी कैन स्टडी इट प्रॉपरली। पहली लाइन तो ये लिखोगे, अगर हमें मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का पता है तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर ड्रग के बारे में टोटल स्टडी कर सकते हैं कंप्लीट। दूसरा क्या लिखेंगे, दिस मेथड इज ऑल्सो गिव आइडिया अबाउट ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग की, ऑर्गेनाइज है या और अनऑर्गेनाइज है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने में भी ये मेथड हेल्प करता है। बट इसमें जो डिसएडवांटेज है ना वो थोड़ा सा ओड है भाई। डीमेरिट क्या होगा इस ड्रग का, थोड़ा सा समझो। कि मान लो कोई पर्टिकुलर ड्रग है, लीफ है, मान लो लीफ जब फ्रेश है उस टाइम पे लीफ का कलर ग्रीन है, आप पहचान लोगे कि ये उस प्लांट की लीफ है। सपोज करो गवावा अमरूद की लीफ आपको दिखा दी फ्रेश, आप पहचान लोगे गवावा अमरूद की लीफ है। ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, लीफ सूखने के बाद आपको लीफ दिखा दी जाए अर्जुना का जो प्लांट है और गवावा का जो प्लांट है, दोनों की लीफ दिखा दी जाए सूखने के बाद, तो सूखने के बाद क्या होता है, जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं ड्रग के ड्राई फॉर्म में। तो उस टाइम पे थोड़ा सा है ना कंपेयर करना, आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है कि ये कौन से प्लांट का पार्ट है। और ऐसा मोस्टली किसमें होता है, पाउडर में। अब उनका हम पाउडर और बना दिया ऊपर से हमने, तो पाउडर को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकोगे कि ये कौन से प्लांट का पाउडर है। तो क्या है, ड्राई फॉर्म के अंदर है ना मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं ड्रग के, इसलिए उनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। अब हमारा लास्ट मेथड है माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। तो माइक्रोस्कोपिक से तो आप समझ जाओगे कि इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर या फिर हिस्टोलॉजिकल स्टडी। कि इस मेथड के अंदर हम क्रूड ड्रग को उनकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं या फिर अरेंज करते हैं। हिस्टोलॉजिकल स्टडी मीन टिश्यू के, जो प्लांट के टिश्यू है, जैसे कि मान लो एक एपिडर्मिस है, ऑयल ग्लैंड्स हैं और कैल्शियम ऑक्सीलेट हैं, और उनके अलावा स्टोमेटा हैं, ट्राइकोम्स हैं, उनकी स्टडी करनी है हमें। तो हम क्या करते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं तो माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगी प्लांट के टिश्यू के बारे में स्टडी करने के लिए। तो इस मेथड में हम प्लांट के टिश्यू की स्टडी करते हैं। तो इसमें भी फर्स्ट लाइन वही लिखोगे कि अगर माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर आपको पता है तो प्रॉपर स्टडी कर लोगे कि स्टोमेटा कितने प्रेजेंट होने चाहिए, कौन सी सेल्स में कितने स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, कार्ड सेल्स कहाँ पे होंगी, कैल्शियम ऑक्सीलेट है या नहीं है, ऑयल ग्लैंड जैसे कि क्लोव का आपने टीएस सर्च किया है तो क्लोव में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, तो वोलेटाइल ऑयल कहाँ से सीक्रेट होगा,
क्लोव के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होती है, वहां से ऑयल ऑब्टेन्ड होता है ना। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको पढ़ लोगे आप। उसके बाद में दूसरा क्या है, जैसे मोर्फोलॉजी में आप आइडेंटिफाई करते हो, देख के पहचानते हो, इसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज को, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक जो स्टडी है ओनली ऑर्गेनाइज ड्रग की ही कर सकते हैं हम। और उसमें भी कौन सा, नॉर्मली पाउडर ड्रग के लिए ये बेस्ट सुटेबल मेथड है। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा याद रखना कि कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन सुटेबल होता है। अगर ड्रग हमारी पाउडर फॉर्म में है तो कौन सा मेथड सुटेबल होगा, माइक्रोस्कोपिक। और अनऑर्गेनाइज ड्रग की हम स्टडी इस मेथड के थ्रू नहीं कर सकते, तो उस वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बारे में। तो मे भी आपको दूसरा जो हमारा चैप्टर था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के अंदर पहला क्वेश्चन एक एक नंबर का और देख लो, 6 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। दूसरा क्वेश्चन कितने टाइप से क्लासिफिकेशन, नाम कौन कौन से हैं वो हो गए। उसके बाद में जो माइक्रोस्कोपिक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा हाँ भी ये और याद रखो कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय, कि कोई भी प्लांट है, हम मेडिसिनल प्लांट को पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ग्रो करवा रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ की टाइम पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेडिसिनल प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब जिनका अफेक्ट पड़ेगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय, तो क्या लिखोगे, सोइल है, सोइल फर्टिलिटी है, पेस्ट कंट्रोल है, इन्वायरमेंट है ना, ये सारे मॉइस्चर है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, सोइल सोइल फर्टिलिटी, इन्वायरमेंट, पेस्ट पेस्ट कंट्रोल, ये सारे चीजें है ना, ये इसको अफेक्ट करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो आपको सेकंड वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग में इस चैप्टर के हमारे कितने पार्ट हैं भाई, हमारे सिलेबस में, इस चैप्टर के आपके सिलेबस में 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट कौन कौन से होंगे, 2 पार्ट के बारे में हमें डिस्कस करना होगा, स्टडी करनी होगी। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा एडल्ट्रेशन एंड सेकंड पार्ट होगा हमारा इवाल्युएशन। में भी शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया होगा, भले ही वो बैक का पेपर हो, या फिर मेन एग्जाम का पेपर हो, या फिर कोई वो डिग्री का पेपर हो, या फिर कोई वो एग्जाम डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम हो, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम हो जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला चैप्टर है ना, ऐसा चैप्टर है कि कोई भी एग्जाम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस एग्जाम से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। कई बार तो क्या होता है, दोनों के मेथड पूछे जाते हैं, 5-5 नंबर के, वो भी 5 नंबर 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एडल्ट्रेशन और इवाल्यूशन। गिव द डिटेल नोट ऑन मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन, गिव डिटेल नोट ऑन मेथड ऑफ इवाल्यूशन। अगर ऐसे नहीं आएगा तो थोड़ी देर पहले हमने जैसे पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, उसमें मैंने बताया था कि दूसरा टाइप एक ऐसे भी हो सकता है कि पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन का नाम देके उसका मेरिट और डिमेरिट आपसे पूछ ले, है ना। तो एडल्ट्रेशन, अब एडल्ट्रेशन में भी हमें क्या क्या पढ़ना होगा, डेफिनेशन पढ़नी होगी एडल्ट्रेशन की। डेफिनेशन के अलावा हम पढ़ेंगे एडल्ट्रेशन का एक और डेफिनेशन, एडल्ट्रेंट के बारे में। एडल्ट्रेंट क्या होगा, एडल्ट्रेंट के बाद में हम पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनेंगे बड़े, तो कौन से, गिव द डिटेल नोट ऑन मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। सीधा सा मतलब है कि राइट एंड नोट ऑन मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन, की एडल्ट्रेशन के कितने क्या मेथड होते हैं उनको डिटेल से लिखना है। दूसरा बनेगा इवाल्यूएशन पे, ऐसे ही राइट ए डिटेल नोट ऑन मेथड ऑफ इवाल्यूएशन। उसके बाद क्या होगा, जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के अंदर, कि पर्टिकुलर क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन, कोई भी एक क्लासिफिकेशन मेरिट और डिमेरिट पूछेगा, वैसे ही इसमें भी क्या है, इनमें भी
पर्टिकुलर कोई भी मेथड भी पूछ सकता है, ठीक है। इवाल्यूएशन में हम क्या पढ़ेंगे, इवाल्यूएशन के अंदर हम इवाल्यूएशन के मेथड्स पढ़ेंगे, और मेथड्स के अंदर है ना बहुत सारी डेफिनेशन आती है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। टर्म्स है कम से कम भी 10 से 15 टर्म्स होंगी, और सारी की सारी टर्म्स है ना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे अकॉर्डिंग मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ 3 और 5 मार्क्स की कंपेयर में 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उनको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जितना टाइम हम 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर जितनी मेहनत लगा के जितना टाइम कंज्यूम करके हम अच्छे से अच्छा हमारा बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट देते हैं, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट वहां पे लिख के आते हैं, तब कहीं जा करके तब भी हमें 100% मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, तब भी हाफ एंड हाफ मार्क्स या फिर 1 मार्क्स का अफेक्ट तो भी पड़ जाता है, तब भी हमें पूरा पूरा का पूरा जितना हमने लिखा है उतने मार्क्स हमें नहीं मिल पाते। बट क्या है, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर है, पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें पता है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल डेफिनेशन जितने भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर है, तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के क्वेश्चन। तो जितना टाइम आप 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में लगाते हो, उससे मतलब क्या है, उससे 10 गुना कम टाइम लगा करके 10 गुना कम टाइम लगा करके मीन ओनली एंड ओनली 20 मिनट के अंदर आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, मैं भाई प्रायोरिटी देता हूँ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को, तभी बोल रहा हूँ कि ट्राई करना 3 और 5 मार्क्स का आपका जो सिलेक्टेड कंटेंट है जो हमारी क्लास की, वहां से आप जो नॉलेज ले रहे हो वो नॉलेज लिखो, अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ क्या करना, एक एक नंबर के क्वेश्चन से जरूर ट्राई करना, क्योंकि जितना टाइम दे करके जितने एफर्ट देकर के आप 3 5 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने मार्क्स नहीं मिल पाएंगे जितने कि एक नंबर मार्क्स से मिलेंगे। तभी मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आज भी क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि क्लास को स्किप मत करना, बस मेरे साथ आप बने रहो, पास करवाने की गारंटी मेरी है बिना किसी बैंक के, चाहे वो स्टूडेंट डिग्री का हो, डिप्लोमा का हो, या फिर कोई गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहा हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, लास्ट तक मैं क्लास के एंड तक है ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन में बताता हूँ। तो अब हम चलो नेक्स्ट चलते हैं एडल्ट्रेशन की ओर। तो एडल्ट्रेशन के कितने मेथड हैं, देखो भाई एडल्ट्रेशन में भी जैसे हमने लिखा था कि क्लासिफिकेशन के अंदर इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रू ड्रग, तो इसमें हम हमें क्या लिखना होता है, सब्स्टिट्यूशन। एडल्ट्रेशन का मतलब ही क्या है, सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना, मतलब बदल देना। कई बार एग्जाम में क्या आता है कि जो ऐसे पूछा जाता है कि भाई किसी भी कोई ड्रग है उस ड्रग के अंदर क्या कर दिया गया है, उसका लेवल वगैरह कम कर दिया गया है, या फिर अजीब अजीब सा नाम देगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो एडल्ट्रेशन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, और आप ऐसे बोल सकते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो एडल्ट्रेशन का मतलब होगा मिलावट करना। मिलावट क्यों करते हैं भाई, प्रॉफिट कमाने के लिए एडल्ट्रेशन की प्रोसेस क्यों की जाती है, 2 3 रीजन है। प्रॉफिट कमाने के लिए, दूसरा स्कार्सिटी, मतलब कोई ड्रग है उसमें जानबूझ के कमी कर देना, तीसरा ज्यादा प्रॉफिट, कोई महंगी ड्रग है उनमें ज्यादा ऐसा किया जाता है, मिलावट की जाती है, क्योंकि महंगी ड्रग है उनमें प्रॉफिट कम होता है, और अगर उनमें हम मिलावट कर देंगे, एडल्ट्रेशन की प्रोसेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गए रीजन। कंडीशन क्या है, किन किन कंडीशन में एडल्ट्रेशन हो सकता है, तो कंडीशन 2 टाइप की होंगी, इंटेंशियली और अनइंटेंशियली। इंटेंशियली मीन्स जानबूझ के मिलावट करना, एडल्ट्रेशन की प्रोसेस करना, या फिर अनइंटेंशियली गलती से बाई मिस्टेक हो जाए, ठीक है। इंटेंशनली टाइप का कौन सा है, जानबूझ के कोई प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, उसके अलावा कमी करना चाह रहा है, कोई प्रॉफिट मतलब ज्यादा ड्रग है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाह रहा है तो मतलब ड्रग के अंदर कमी कर देना, सोफिस्टिकेशन। उसके बाद में क्या है, अनइंटेंशनली टाइप का क्या है कि एक्सीडेंटली गलती से भाई हो गया। दूसरा क्या होगा, अनइंटेंशनली टाइप का इन्वायरमेंट की वजह से मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट हो गई है ड्रग के अंदर, ड्रग ने मॉइस्चर कंटेन कर लिया, तो वो क्या है, जानबूझ के नहीं हुआ है। उसके बाद केयरलेसनेस, प्रॉपर ड्रग की केयर नहीं की गई, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंटेंशनली टाइप का एडल्ट्रेशन कौन सा है एग्जाम्पल, अनइंटेंशनल टाइप का एग्जाम्पल क्या होगा, रीजन क्या हो सकते हैं, कंडीशन क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं एडल्ट्रेशन है क्या। एडल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें
ओरिजिनल जो ट्रू ड्रग है उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। किसके साथ में बदला जाता है? ऐसे सब्सटेंस के साथ में बदला जाएगा जो सब्सटेंस दिखने में ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर, मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हूबहू ओरिजिनल जैसे होंगे, बट जो थेराप्यूटिक एक्टिविटी है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो क्या होंगे? ओरिजिनल की कंपेयर में लेस होंगे। ठीक है, जो वैरायटी होगी वो क्या होगी? लो क्वालिटी की वैरायटी होगी, और वो ऐसे सब्सटेंस होंगे जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ते होते हैं और चीप होते हैं, खराब होते हैं, इनफीरियर होते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एडल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद, मतलब एडल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ओरिजिनल क्रूड ड्रग को बदला जाता है, किसके साथ? सब्स्टिट्यूटेड विद सिमिलर लुकिंग लाइक सब्सटेंसेज, ओरिजिनल के जैसे ही दिखने वाले सब्सटेंस के साथ बदला जाएगा, दैट आर inferior, cheap and easily available in market and low therapeutic efficacy compared to original crude drug। तो एडल्ट्रेशन के अंदर, एडल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें एडल्ट ओरिजिनल क्रूड ड्रग को सब्स्टिट्यूट किया जाता है सिमिलर दिखने वाले सब्सटेंस के साथ, जो कि सस्ते होते हैं, खराब होते हैं और इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, जिनके पास थेराप्यूटिक एफिकेसी मींस डिजीज को ठीक करने की कैपेसिटी ओरिजिनल की कंपेयर में कम होती है। नोन एज, प्रोसेस को बोलेंगे एडल्ट्रेशन, और जो सब्सटेंस मिलाए जाते हैं नोन एज एडल्ट्रेंट। तो एडल्ट्रेंट की डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे? सब्सटेंस आर यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें हम जो काम में लेते हैं नोन एज एडल्ट्रेंट। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एडल्ट्रेशन। ठीक है, तो मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन में 6 से 7 मेथड है, आपको रटना नहीं है। जैसे क्लासिफिकेशन में हमने लिखा था कि अरेंज अकॉर्डिंग टू इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, वैसे ही लिखना है। इस वर्ड को पकड़ना है सब्स्टिट्यूटेड विद, मतलब ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर सब्स्टिट्यूटेड, पर इतना ज्यादा बड़ी हेडिंग हो जाएगी, तो इतना ज्यादा बड़ा आपको लिखना नहीं है। जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपको क्या करना है, लिख के चलना है, मेंशन करके चलना है। तो पहला मेथड क्या होगा? सब्स्टिट्यूटेड विद सबस्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटी। अब देखो ये जो पहला मेथड लिखा है, इस पहले मेथड में सबसे काम का वर्ड कौन सा है? सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियल, बस। अब हर मेथड के अंदर ये वाला वर्ड पकड़ना है आपको, और ये वाला क्या रहेगा? सब में सेम रहेगा। सब्स्टिट्यूटेड विद सब स्टैंडर्ड, सब्स्टिट्यूटेड विद हार्मफुल ड्रग, सब्स्टिट्यूटेड विद एडमिक्सर सब्सटेंसेस, सब्स्टिट्यूटेड विद अनवांटेड ड्रग, सब्स्टिट्यूटेड विद आर्टिफिशियल, सब्स्टिट्यूटेड विद सिंथेटिक। ठीक है, तो दूसरा मेथड कौन सा होगा? इसका मतलब है कि सेम कंटेंट आएगा, सब्स्टिट्यूटेड विद हार्मफुल सब्सटेंसेस, तो काम का वर्ड है इसमें हार्मफुल। थर्ड मेथड कौन सा आएगा? सब्स्टिट्यूटेड विद, सब्स्टिट्यूटेड विद में क्या आएगा? एडमिक्सचर इनफीरियर सब्सटेंसेस, तो एडमिक्सचर आ गया इसमें। सब्स्टिट्यूटेड विद आर्टिफिशियल सब्सटेंटेड, तो आर्टिफिशियल सब्सटेंस आएगा इसमें। सब्स्टिट्यूटेड विद सिंथेटिक मटेरियल, इसमें काम का वर्ड है सिंथेटिक। सब्स्टिट्यूटेड विद एग्जॉस्टेड ड्रग्स या कंटेंट, इसमें काम का वर्ड कौन सा आएगा? एग्जॉस्टेड आएगा। सब्स्टिट्यूटेड विद पार्ट ऑफ अनोदर, सब्स्टिट्यूटेड विद अनोदर पार्ट ऑफ सेम प्लांट और अनवांटेड प्लांट। ठीक है, अब देखो कितना इजी है भाई। आपने अगर कंसेप्ट पकड़ा है, तो कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको याद रह जाएगा कि भाई
पहला सबस्टैंडर्ड कॉमर्शियल वैरायटी, सेकंड वन हार्मफुल, थर्ड वन एडमिक्सचर, फोर्थ वन आर्टिफिशियल, फिफ्थ वन सिंथेटिक, सिक्स वन एग्जॉस्टेड और सेवन वन अनोदर पार्ट ऑफ सेम प्लांट और अनवांटेड प्लांट। ठीक है, अब देखिए इस मेथड में आपको क्या लिखना होगा। इन दिस, अब आपको अगर डेफिनेशन आपको पता है ना कि एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि ओरिजिनल फ्रूट ड्रग का सब्स्टिट्यूशन करना, बदलना और ऐसे सब्सटेंस के साथ बदलना जो ओरिजिनल के जैसे ही दिखते हैं हूबहू, बट क्या है उनकी क्वालिटी घटिया होती है, लो क्वालिटी होती है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के होंगे। तो यही चीज आपको क्या करनी है, इसमें लिखनी है कि इन दिस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन द ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर, कि इस एडल्ट्रेशन के इस मेथड के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। इन दिस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन द ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद क्या लिखोगे, सब स्टैंडर्ड, कॉमर्शियल और इनफीरियर, ऐसे लिख सकते हो सब स्टैंडर्ड, या फिर सब स्टैंडर्ड कौन सा होता है, लो क्वांटिटी, substituted with low quality of substances that are cheap, easily available in market and inferior, और क्या ऐड ऑन कर सकते हो आप इसमें, इंफीरियर लिख सकते हो, एंड लो थेराप्यूटिक क्वालिटी, लो थेराप्यूटिक एफिकेसी कंपेयर टू ओरिजिनल क्रूड ड्रग। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर ओरिजिनल क्रूड ड्रग को ऐसे सब्सटेंस के साथ बदल दिया जाता है जिसकी लो क्वालिटी होती है। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखना, इस मेथड में पूरा का पूरा कंप्लीट कंटेंट बदल के दिया जाता है। कंप्लीट कंटेंट बदलना मतलब कि मान लो भाई कोई भी प्रोडक्ट है या कोई क्रूड ड्रग है, उस क्रूड ड्रग की जो प्राइस है 500 है प्राइस। ठीक है, तो 500 प्राइस है स्टैंडर्ड क्वालिटी की, बट ओरिजिनल दिखने वाली ड्रग है सेम उसके ही जैसे दिखने वाली, उनकी प्राइस थी 400, तो 500 की जगह पे 400 वाली प्रोवाइड करवा दी, पूरा का पूरा कंटेंट बदल के दे दिया। तो ये वाला मेथड हो गया फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूटेड विद हार्मफुल सब्सटेंस। तो इसमें क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो क्या लिखोगे, in this method of adulteration, the original crude drugs are substituted with admix of, substituted और admix, या तो सब्सटीट्यूट करेंगे या मिक्स कर देंगे। ठीक है, किसके क्या मिक्स करेंगे इसमें, हार्मफुल सब्सटेंसेज, हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स करेंगे जो कि सेम कैसे होंगे, उसके ओरिजिनल क्रूड ड्रग के जैसे ही दिखने होंगे, और इसमें और क्या ऐड करोगे, दैट आर टॉक्सिक फॉर बॉडी, जो कि बॉडी के लिए क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, खराब होते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसके अंदर, क्या एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे कि आशा फोइटिडा है, हींग के अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, जिप्सम ऐड कर देते हैं। चिली पाउडर है, मिर्च का जो पाउडर है उसमें रेड सैंड, लाल मिट्टी ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे चूना पत्थर ऐड कर देंगे, आशा फोइटिडा के अंदर जिप्सम ऐड कर देते हैं, रेड सैंड ऐड कर देते हैं चिली पाउडर के अंदर। ठीक है, तो ये सब्सटेंस क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखोगे आप, एड मिक्सर इनफीरियर सब्सटेंसेस, पूरा का पूरा कंटेंट सब्स्टिट्यूट किया था इसमें, हार्मफुल चीजें मिक्स की थी, इसमें क्या है पूरा का पूरा कंटेंट बदल के नहीं देंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। इसमें क्या है, आधा कंटेंट है वो ओरिजिनल रहेगा और आधा कंटेंट क्या है, लो क्वालिटी का रहेगा, मिक्सअप करके देंगे। मीन जैसे कि मान लो कुछ पर्टिकुलर ड्रग है, ड्रग में पर्टिकुलर रूट काम में ले रहे हैं, तो रूट के अंदर छोटे मोटे टुकड़े वगैरह लीफ के भी डाल दिए, छोटे मोटे टुकड़े वगैरह रूट काम में ले रहे हैं तो स्टेम के टुकड़े आ गए उसमें, छोटे मोटे टुकड़े वुड के भी आ गए, जिससे कि वेट बढ़ जाएगा, बेफालतू का वेट बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके से इसमें ऐड कर, तो इन दिस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन द ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर admixed with inferior और cheap substances। और फिर इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि क्लोव है, तो क्लोव के अंदर क्लोव स्टाल ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लोव में पर्टिकुलर पार्ट क्लोव बर्ड्स काम में लेते हैं, लेकिन क्लोव स्टाल के साथ में लीफ है, फ्लावर वगैरह अदर कंटेंट भी ऐड हो गए, मतलब इम्प्योरिटी ऐड है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखोगे आर्टिफिशियल, नाम से पता चल रहा है भाई, एक तो नेचुरल प्रोडक्ट हो पर्टिकुलर, जो नेचुरल ओरिजिन से हमें ऑब्टेंड हो नेचुरली, एक क्या हो आर्टिफिशियल तरीके से हम प्रिपेयर करें, उसकी जगह तो वो प्रोवाइड करवा दें। तो इसमें क्या लिखोगे, इन दिस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन द ओरिजिनल फ्रूट ड्रग्स आर सब्स्टिट्यूटेड विद आर्टिफिशियल और मैन मेड प्रोडक्ट, मतलब हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट। जैसे कि मान लो बीज वैक्स, एग्जाम्पल लिख देना कि बीज वैक्स है, और बीज वैक्स कहाँ से ऑब्टेंड करते हैं, हनी कॉम्ब से ऑब्टेंड करते हैं, है ना। एपिस मेलिफिका स्पीसीज की जो बीज है, मधुमक्खियां हैं, उनके छत्ते से हम ऑब्टेंड करते हैं
बीज वैक्स तो जो एक फैटी सब्सटेंस होता है ना, मोम के जैसा। अब क्या है, उसकी जगह पे हम पैराफिन वैक्स प्रोवाइड करवा दें, जो कि हम किससे बनता है, मोम टाइप से बनाया जाता है, तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। थोड़े से आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं भाई, कि मान लो बीज वैक्स की जगह पे हमने पैराफिन वैक्स प्रोवाइड करवा दिया, तो वो कौन से टाइप का एडल्ट्रेशन है, आर्टिफिशियल टाइप का सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, कोई भी ड्रग है, उस ड्रग में जो उसकी एफिकेसिटी इफेक्ट था वो बढ़ा दिया गया है, पोटेंट कर दी गई है कि एक से ज्यादा डिग्री में काम में आके, तो मीन्स क्या, सिंथेसिस करके बनाया वो सिंथेटिक होगा। काम की चीजें पहले ही निकाल लेते हैं, कि मान लो क्लोव है, क्लोव से वोलेटाइल ऑयल पहले निकाल लिया। फिर क्या है कि हाफ क्लोव है वो ओरिजिनल है, उनमें हाफ क्लोव ऐसी होंगी जिनमें से काम का वोलेटाइल ऑयल पहले निकाला हुआ है, वो मिक्स कर दिया तो एग्जॉस्टेड होगा। सेम प्लांट का दूसरा पार्ट ऐड कर दिया, या दूसरा प्लांट ही ऐड कर, दूसरे प्लांट का पार्ट ऐड कर दिया, तो इस टाइप का होगा। और हार्मफुल टाइप का, कि मान लो आशा फोएटिडा के अंदर जिप्सम ऐड कर दिया, तो वो कौन से टाइप का अडल्ट्रेशन होगा, हार्मफुल होगा। ठीक है, ऐसे क्या है, आपको एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। अब हम चलते हैं सिंथेटिक मटेरियल, इसमें क्या लिखना होगा, इन दिस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन द ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय, विद तो क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटेड बाय सिंथेटिक मटेरियल दैट आर प्रीपेड बाय फॉलोइंग प्रोसेस, मतलब क्या है कि फॉलोइंग प्रोसेस अप्लाई करके प्रीपेयर किया है, दैट आर मॉडिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल फूड ड्रग, जो कि ओरिजिनल फूड ड्रग का मॉडिफिकेशन होगा, एंड हाई एफिकेसी कंपेयर टू ओरिजिनल फूड ड्रग, ओरिजिनल फूड ड्रग की कंपेयर में एफिकेसी भी हाई होगी। सपोज करो कि मान लो पैरासीटामोल टैबलेट है, पैरासीटामोल टैबलेट का प्राइस, और मान लो एसिक्लोपेरा, एसिक्लोफेनिक प्लस पैरासीटामोल, तो दो दो कंबाइंड साल्ट हो गए, दो कंबाइंड साल्ट का वो है, प्रोसेस करके हमने बनाया है, तो प्राइस पैरासीटामोल का और एसिक्लोपैरासीटामोल का सेम होगा क्या, नहीं होगा, अलग होगा, क्योंकि वो क्या है, एसिक्लोपेरा मीन्स एनाल्जेसिक भी है, एनाल्जेसिक के साथ में क्या है, एंटी पायरेटिक ड्रग भी है, बट वहां पे क्या है, ओनली पैरासीटामोल क्या है, एनाल्जेसिक होगा और पायरेटिक होगा, एंटी इंफ्लामेशन नहीं होगा, है ना, माइल्ड एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट होगा। मीन्स क्या है, दो साल्ट ऐड किए, मीन्स क्या है, कॉम्बिनेशन बनाया है, प्रोसेस करके बनाई है, तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, बेटर आएगा, एक से ज्यादा डिजीज में काम में आएगी, तो प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यही एम है किसका, सिंथेसिस करने का। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड के बारे में क्या लिखना होगा हमें, एग्जॉस्टेड में लिखेंगे, अरे भाई ये कहाँ से आ गया, एग्जॉस्टेड। तो एग्जॉस्टेड में देखो, एग्जॉस्टेड का मतलब होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू समझो, कि मान लो क्लोव है, क्लोव में वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, अब पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन मेथड्स का यूज करके, लाइक स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके हमने क्लोव से वोलेटाइल ऑयल पहले ही रिमूव कर लिया। अब क्या है, हाफ क्लोव तो ऐसी है जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, ओरिजिनल है, और हाफ क्लोव का अमाउंट ऐसा होगा जिसमें से वोलेटाइल ऑयल निकाल लिया गया है। ठीक है, तो वो उसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, मिक्स कर देते हैं, तो मेथड कौन सा होगा, एग्जॉस्टेड क्रूड ड्रग। तो उसमें क्या लिखोगे, इन दिस मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन द ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय, ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय exhausted drugs. In this method, the active chemical constituent is removed already with the help of particular extraction method. इस मेथड के अंदर जो ओरिजिनल क्रूड ड्रग, ओरिजिनल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है क्रूड ड्रग का, वो ऑलरेडी क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज करके, एंड देन मिक्स्ड विद ओरिजिनल क्रूड ड्रग, फिर उनको ओरिजिनल क्रूड ड्रग के साथ में हम क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और क्या लिखना होगा इस मेथड में, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेनली वोलेटाइल कंटेनिंग ड्रग, मतलब ये वाली एडल्ट्रेशन प्रोसेस है ना, कौन से टाइप की क्रूड ड्रग के लिए काम में ली जाती है, ऐसी ड्रग जिनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, उनके एडल्ट्रेशन के लिए ये वाला मेथड अप्लाई किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लास्ट मेथड हमारा, सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेम अनोदर पार्ट ऑफ सेम प्लांट और अनवांटेड प्लांट। थोड़ा सा समझो भाई, इसमें क्या होगा, कि मान लो कोई ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, ओरिजिनल क्रूड ड्रग है, तो पर्टिकुलर पार्ट हम काम में लेंगे, कि लाइक भाई मान के चलो सिनकोना है, सिनकोना में हम क्या काम में लेते हैं,
रूट काम में लेते हैं, सिंकोना की बार्क काम में लेते हैं। ठीक है, बार्क का कलर क्या है, ब्राउन है। अब सिंकोना में बार्क में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सिंकोना की रूट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, मीन्स काम के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बार्क में प्रेजेंट है, तो बार्क का कलर भी सेम है और रूट का कलर भी सेम है। अब क्या है, जो बार्क का पाउडर है उसमें रूट का पाउडर एड ऑन कर देते हैं, उसी प्लांट का पार्ट, तो क्या हो गया, अनोदर पार्ट ऑफ सेम प्लांट। या फिर क्या है, नियर बाय कोई दूसरा प्लांट है, उस प्लांट के जो ऑर्गेनो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो क्या है, दूसरे जो ओरिजिनल प्लांट है उसके जैसे ही है, तो दूसरा प्लांट का पार्ट ऐड कर दिया तो क्या बोलेंगे, अनवांटेड प्लांट बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। तो मे भी आपको एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन, एडल्ट्रेंट की डेफिनेशन और मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएशन, जो कि सेकंड कंटेंट है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फार्माकोग्नोसी में एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा इस चैप्टर से बनेंगे, और इस चैप्टर में भी कौन से सेक्शन से बनेंगे, इवैल्यूएशन से बनेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है भाई इवैल्यूएशन, मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में आपको डेफिनेशन याद रखनी है, डेफिनेशन के बाद में मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन याद रखने हैं। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन के बाद में क्या याद रखना होगा आपको, अदर जो इसमें जो भी मेथड्स होंगे इवैल्यूएशन के, उनमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी, एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर डेफिनेशन भी याद रखनी है, मेथड याद रखने हैं, इसमें टर्म्स आएंगे, आपने बहुत सारा बता दिया, अभी तक सोल्व करवाया है ना, इजी वे में समझ में आया है ना, मैं हूं ना, तो बाकी का भी समझ में आएगा, आप बेफिक्र रहो। आप तो बस मैं इतना बोल रहा हूँ टेंशन फ्री होके पढ़ो। मैं ऐसे भी नहीं बोलता स्टूडेंट्स को कि सुबह 4 4 बजे उठ के आप 6 6 घंटे पढ़ो, या फिर शाम के टाइम आप 11 11 12 12 बजे तक पढ़ो, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने खुद के माइंड से ऐसे सोच के स्टडी करने नहीं बैठोगे कि मेरे को पढ़ना है, तब तक आपको कुछ भी याद नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, इजी से इजी जो भी सब्जेक्ट है वो पुटअप किया करो, उठाया करो पढ़ने के लिए, जिससे थोड़ा पढ़ने का मन करे। ये जो ट्रिक है मैं बताऊंगा, एक वीडियो हम रखेंगे, मैं बता रहा हूँ ना कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सर पेपर का अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, वो सारा मैं बताऊंगा। आप टेंशन मत लो, एक वीडियो मैं इस पे रखूंगा जल्द से जल्द, में भी क्या पता नेक्स्ट वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, और आज हम ट्राई करेंगे कि एक बार के लिए इवैल्यूएशन हम पढ़ लेते हैं पूरा, और इवैल्यूएशन के बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का इसमें नहीं हो पाएगा मे बी आज, तो नेक्स्ट क्लास रखेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। प्लीज 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 क्लास स्किप मत करना भाई, इसमें मेरा एडवांटेज नहीं है, आपका एडवांटेज है और बहुत ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि आज की डेट में आपके एग्जाम फॉर्म की डेट आ चुकी है, 25 से आपके एग्जाम फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है, और लिमिटेड टाइम का अगर आप चाह रहे हो कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज आप उठा सको, अच्छे मार्क्स गेन कर सको, तो बने रहो क्लास के अंदर, लास्ट तक क्लास को देखो। बाकी का आगे का काम मेरा है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या लिखना है उसके अंदर, कैसे आंसर लिखना है, कौन सा कैसे क्या अटेम्प्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़े, वो मैं बताऊंगा। बस क्लास में आप बने रहो। तो अब देखो डेफिनेशन, इवाल्युएशन, एडल्ट्रेशन में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूट करना, एडल्ट्रेशन करना। अब मान लो कोई पर्टिकुलर ड्रग है, अब उस ड्रग में हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इस ड्रग में एडल्ट्रेशन की प्रोसेस अप्लाई की हुई है या नहीं है। सीधा एक वर्ड में बोलो कि इसमें मिलावट है या ड्रग में नहीं है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन कहाँ करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे, इवाल्युएशन में। एडल्ट्रेशन का मतलब सब्स्टिट्यूट। अब इवाल्यूएशन में हमें ये जानना है कि ड्रग प्योर है या फिर एडल्ट्रेशन की प्रोसेस की हुई है या नहीं की हुई। इवाल्यूएशन का मतलब होता है टेस्ट, इतना समझो बस। एडल्ट्रेशन का मतलब था मिलावट, इवाल्यूएशन में हम पढ़ेंगे मिलावट है या नहीं है, टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इवाल्यूएशन की डेफिनेशन क्या बनेगी,
इवाल्युएशन इज ए प्रोसेस इन विच, रटना नहीं है, सबसे पहले तो पहचानना कि जो ड्रग हमने हमारे अकॉर्डिंग जो ड्रग होनी चाहिए थी वही है या नहीं है। तो एडल्ट इवाल्युएशन इज ए प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाई, ठीक है, इन विच इवाल्युएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई एंड चेक द प्योरिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, सेफ्टी, एफिकेसी एंड नेचर ऑफ एडल्ट्रेंट। इतना याद रखना है आपको कि इवाल्युएशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम इन विच आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड चेक द प्योरिटी, कितनी प्योर है ड्रग, किस क्वालिटी की है ड्रग, कितनी क्वांटिटी में है, कितनी सेफ है और कितना इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। चेक द आइडेंटिटी इन विच आइडेंटिफाई एंड चेक द प्योरिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड सेफ्टी, एफिकेसी ऑफ ड्रग एंड नेचर ऑफ एडल्ट्रेंट, ठीक है। अगर ड्रग प्योर है तो भाई कौन सी ड्रग है, सबसे पहले तो ये पहचानेंगे, पहचानने के बाद कितनी प्योर है, कितनी क्वालिटी में है, किस क्वांटिटी में है, कितनी सेफ है, कितना ड्रग का इफेक्ट आ रहा है, ये पहचानेंगे। और अगर ड्रग के साथ एडल्ट्रेशन की प्रोसेस की हुई है तो कौन से टाइप का एडल्ट्रेंट मिलाया गया था एडल्ट्रेशन करते टाइम, उसके नेचर का भी हम इसमें पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ इवाल्युएशन। जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, जैसे एडल्ट्रेशन में पढ़ा था कि पूरे बड़े वाला क्वेश्चन नहीं देकर के, बड़े वाले मेथड नहीं देकर के सीधा सीधा पूछ सकता है कि इसके अंदर भाई पर्टिकुलर वही मेथड हमें एक्सप्लेन करना है, तो वही मेथड आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ इवाल्युएशन के कितने मेथड हैं भाई, 4 से 5 मेथड हैं इवाल्युएशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल मोर्फोलॉजिकल इवाल्युएशन, दूसरा माइक्रोस्कोपिक इवाल्युएशन, तीसरा आएगा केमिकल इवाल्युएशन, चौथा आएगा फिजिकल इवाल्युएशन और पांचवा आएगा फार्माकोलॉजिकल इवाल्युएशन, ठीक है। तो भाई पहला मेथड है अपना मोर्फोलॉजिकल इवाल्युएशन। याद कैसे करोगे, जो क्लासिफिकेशन में पढ़ा था क्रूड ड्रग के में 2 मेथड थे, मोर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल और केमिकल, तो 3 तो वही हैं, बस फिजिकल और 2 बस पीपी वाले ऐड हुए हैं, डबल पी वाले 2 की ऐड हो गए, फार्माकोलॉजिकल और फिजिकल, बस ऐसे याद कर लेना। मोर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल और केमिकल, ये तीनों मेथड तो उसमें भी तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में, 2 ऐड हो गए, कौन से, डबल पी से ऐड हो गए, फिजिकल इवाल्युएशन और फार्माकोलॉजिकल इवाल्युएशन, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है मोर्फोलॉजिकल इवाल्युएशन। जैसे मैंने बताया था, अगर एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन आती है, मेथड की जो थ्योरी है वो आप अपने आप बना के लिख दोगे, तो इसमें भी क्या लिखना है, अगर आपको इवाल्युएशन की डेफिनेशन का पता है, इवाल्युएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ड्रग को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितनी प्योर है, कितनी क्वालिटी में है, किस प्योरिटी में है, और अगर एडल्ट्रेशन की प्रोसेस परफॉर्म की गई है ड्रग पे तो कौन से टाइप का एडल्ट्रेंट का उस टाइम पे यूज किया गया था, ये हमें क्या करना है, याद रखना है। बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा भाई, टेस्ट आप किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का ऐसे ही नहीं कर सकते हो। टेस्ट आप तभी कर सकते हो जब आपको उस ड्रग के बारे में पर्टिकुलर प्रॉपर वे में नॉलेज होगा, यू नो अबाउट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ drugs, then you can perform methods of evaluation on particular drugs। अगर आपको ड्रग के बारे में पर्टिकुलर पता है, जितने भी पैरामीटर हैं, मीन्स ये है कि अब आप सोच के देखो कि कोई भी ड्रग्स है,
उस ड्रग के बारे में हमें ये देखना है कि कौन सी ड्रग है प्लांट के अंदर, उसका नेचर कैसा है, कितनी प्योर है, कैसे क्या है। तो पर्टिकुलर हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सी है, कितनी प्योर है, कैसे किस तरीके से होगा, तभी तो आप पता करोगे कि ड्रग प्योर है या नहीं है। इवाल्यूएशन का मतलब होता है कि एडल्ट्रेशन के बारे में आइडेंटिफाई करना कि ड्रग में मिलावट है या नहीं है। तो हमें अगर ये पता करना है कि ड्रग में मिलावट है या नहीं है, इवाल्यूएशन मेथड करेंगे। तो इवाल्यूएशन मेथड हम तभी करेंगे, सपोज करो कि कोई ड्रग है, हमें पता होना चाहिए कि क्लोव है, क्लोव का कलर कैसा होना चाहिए, ग्रेइश ब्राउन कलर होना चाहिए। कलर का पता है क्लोव का, इतने परसेंट क्लोव में वोलेटाइल होना चाहिए, जैसे कि 15% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होना चाहिए क्लोव में। क्लोव के अंदर फ्लावर बर्ड्स काम में आते हैं, ये पता होना चाहिए हमें। क्लोव के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मैन यूजिनोल होता है, ये पता होना चाहिए हमें। इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, इतनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट मीन्स कोई भी पर्टिकुलर ड्रग का हम इवाल्यूएशन करें, उस ड्रग के सारे पैरामीटर हमें पता है, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि इस पैरामीटर में वेरिएशन आ रहा है कि भाई 15% वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होना चाहिए था, बट इसमें 15% की जगह 8% आ रहा है। इट मीन्स क्या है, मिलावट है। अगर हमें यही नहीं पता है कि वोलेटाइल ऑयल कितना परसेंट होगा तो नहीं कर सकते। तो हमें पर्टिकुलर पैरामीटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, पहला मेथड तो है कि सबसे पहले अगर आपको कोई ड्रग दिखी दे, हम ट्राई करेंगे कि देख के पहचान लिया जाए ड्रग्स को। तो पहला मेथड क्या है, मोर्फोलॉजिकल इवोल्यूशन। इन दिस मेथड ऑफ इवोल्यूशन द क्रू ड्रग्स आर, या फिर ड्रग्स आर इवाल्युएटेड। इस मेथड के अंदर ड्रग का इवाल्युएशन या चेक द क्वालिटी प्योरिटी या फिर जो भी कंटेंट लिखा था वो किस बेस पे चेक करेंगे, उसके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे चेक करेंगे, जैसे कि कलर, ऑर्डर, साइज, शेप, टेस्ट, और जो भी लिखना होगा कैरेक्टर्स, ऑर्डर, फ्लेवर वगैरह वो लिख दोगे आप। सिंपल सा मेथड है बस। दूसरा, माइक्रोस्कोपिक इवाल्युएशन, इसमें क्या लिखोगे, इन दिस मेथड ऑफ इवाल्युएशन द क्रूड ड्रग्स आर इवाल्युएटेड बाय, या आप ऐसे लिख सकते हो, इन दिस मेथड ऑफ इवाल्युएशन चेक द प्योरिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर या हिस्टोलॉजिकल स्टडी। मतलब जो भी प्लांट के टिश्यू हैं, उन प्लांट के टिश्यू की जो स्टडी करते हैं हम, हिस्टोलॉजिकल स्टडी या माइक्रोस्कोप का यूज करके, फिर हम क्या करेंगे, क्रूड ड्रग का इवाल्युएशन करेंगे। इस वाले में क्या है, एक एक नंबर की कोई भी टर्म्स नहीं थी। माइक्रोस्कोपिक मेथड में हमें क्या पढ़ना होगा, जैसे कि मान लो कोई भी प्लांट है, पर्टिकुलर पार्ट यूज में ले रहे हैं कोई प्लांट का एज ए ड्रग, तो उसका एपिडर्मिस, जैसे कि लीफ काम में ले रहे हैं, एपिडर्मिस का देख के हम नहीं पहचान सकते क्योंकि टिश्यू है, माइनर टिश्यू है। हिस्टोलॉजिकल स्टडी माइक्रोस्कोप में देखने से ही पता लगेगा। दूसरा, स्टोमेटा है। तीसरा क्या है, ट्राइकोम्स हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना होगा इसमें, देखो एपिडर्मिस क्या है, आउटर लेयर होती है कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है प्लांट का उसकी, जो कि प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। अब यहाँ पे याद रखना है आपको, ये वाला तो लिखना था ही डेफिनेशन। अब देखो पर्टिकुलर इसमें राइट द माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ इवाल्यूशन, अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि सारे मेथड नहीं पूछ करके माइक्रोस्कोपिक मेथड पूछता है पर्टिकुलर, तो माइक्रोस्कोपिक मेथड पहले डेफिनेशन, जनरल इंट्रोडक्शन जितना मैंने बताया, उसके बाद में कि भाई हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं कि एपिडर्मिस हो गया, स्टोमेटा है, ट्राइकोम, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर स्टोमेटा और ट्राइकोम इनके बारे में भी आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच में से क्वेश्चन पूछा है तो पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो पूरा टोटल लिखना पड़ेगा। तो जनरल लिख दिया कि इसमें हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोप की बेस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं इसके अंदर, और इस वाले मेथड के अंदर नॉर्मली क्या है कि हिस्टोलॉजिकल स्टडी करते हैं और पाउडर ड्रेस के लिए ये वाला मेथड सुटेबल होता है। ऐसे करके एक पेज आप फिलअप कर दोगे। उसके बाद में क्या लिखना होगा, जैसे कि एग्जांपल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है जो कि क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इनका हमें अगर आइडेंटिफिकेशन करना है तो माइक्रोस्कोप की हेल्प करेंगे। दूसरा क्या है, स्टोमेटा। अब देखो स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट के पोर होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफ के अंदर प्रेजेंट होंगे। लीफ में कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंटर में प्रेजेंट होंगे। और इसके सराउंड में कौन सी सेल्स होंगी, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होंगी। उसके सराउंड में कौन सी सेल्स होंगी, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होंगी। इतना कंटेंट आपको पता होना चाहिए। सीधा सा सिंपल सा है, स्टोमेटा इज ए
स्टोमेटा इज ए पोर ऑफ प्लांट। स्टोमेटा क्या होते हैं? प्लांट के पोर होते हैं दैट आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ लीफ। इतना तो लिख सकते हो आप। स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर होते हैं प्लांट के, जिनके बेस पे हम क्या करते हैं? प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट का हम इवाल्युएशन करते हैं। स्टोमेटा प्लांट के पोर होते हैं जो कि लीफ के अंदर प्रेजेंट होंगे, लीफ में सेंटर में प्रेजेंट होंगे। एंड गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय स्टोमेटा एंड कवर द स्टोमेटा। गार्ड सेल्स स्टोमेटा के चारों तरफ घिरी हुई होती है, स्टोमेटा को घेर के रखती है, कवर करके रखती है, जिनका मेन काम होता है स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करना। या फिर ऐसे लिख सकते हो, द सेल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडेड बाय स्टोमेटा नोन एज गार्ड सेल्स दैट प्रोटेक्ट द स्टोमेटा। ठीक है। उसके बाद में इतना याद रखना है कि ऐसी कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है लीफ के अंदर जो कि स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं? गार्ड सेल्स। उसके बाद में हम पढ़ते हैं स्टोमेटा के टाइप। तो स्टोमेटा के जो टाइप है वो किस बेस पे क्लासिफाई किया गया है कि गार्ड सेल्स के चारों तरफ एक टाइप की और सेल प्रेजेंट होती है लीफ के अंदर, कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? और स्टोमेटा भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीफ में भी, सेंटर में भी, कहाँ पे? बिटवीन मिडरिब एंड मार्जिन। मिडरिब और मार्जिन के बीच में प्रेजेंट होंगे। और गार्ड सेल्स के चारों तरफ एक और सेल प्रेजेंट होंगी, सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स के बेस पे कि टाइप ऑफ स्टोमेटा इज, या फिर क्लासिफिकेशन स्टोमेटा इज बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सब्सिडरी सेल्स। इस सब्सिडरी सेल्स का अरेंजमेंट लीफ के अंदर किस तरीके से है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं? स्टोमेटा का टाइप है उनको क्लासिफाई करते हैं हम। जैसे कि मान लो स्टोमेटा के चारों तरफ दो सब्सिडरी सेल्स हैं, ऐसे दो पैरेलल हैं तो वो पैरासाइटिक हो गया, दो ऐसे पैरेलल नहीं है तो डाइसाइटिक, पैरेलल है तो पैरासाइटिक हो गया, दो सब्सिडरी सेल्स हैं तो डाइसाइटिक हो गया, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड है तो एनोमोसाइटिक हो गया, एनिसोसाइटिक हो गया, और दूर दूर है तो एनिसोसाइटिक हो गया। इस तरीके से, जिस तरीके से भी सब्सिडरी सेल्स का अरेंजमेंट होगा उसी टाइप से इनका क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है प्लांट के अंदर, लीफ के अंदर, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो कौन से पार्ट के थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है दैट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब थोड़ा सा और देखो, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? प्लांट के आप हेयर बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो क्या? सेकेंडरी कैरेक्टर ऑफ प्लांट। ठीक है। तो क्या लिखोगे? ट्राइकोम्स आर secondary characteristics of a plant that are useful for evaluation of plant। ठीक है, मतलब प्लांट के सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, प्लांट के इवाल्युएशन में हेल्प करते हैं। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सेकेंडरी कैरेक्टर्स एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट दैट हेल्प इन द इवाल्युएशन ऑफ अ प्लांट, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है। तो प्लांट के हेयर होते हैं और पर्टिकुलर पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मान लो लेडी फिंगर है, भिंडी है, भिंडी के फ्रूट के ऊपर प्रेजेंट होंगे। कॉफी है, कॉफी के सीड, कॉफी है, कॉफी के लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। चाय की लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट है जिनके सीड्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे। मीन क्या? पर्टिकुलर प्लांट का कोई भी पार्ट है किसी भी पार्ट पे प्रेजेंट हो सकते हैं, बस पे प्लांट के हेयर होते हैं जिनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? प्लांट का जो इवैल्यूएशन करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये दोनों चीजें याद रखनी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अब हम चलते हैं केमिकल इवैल्यूएशन। इसमें वही कंटेंट लिखना है भाई। इन दिस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के इस मेथड के अंदर हम किस बेस पे इवैल्यूएशन करते हैं? द इवैल्यूएशन ऑफ ट्रू ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट या नेचर ऑफ एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? ट्रू ड्रग का इवैल्यूएशन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पे करते हैं, या कितने, किस क्वांटिटी में एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, कितनी क्वांटिटी में एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है,
और कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, और कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं और उनका नेचर कैसा है। इन सब के बेस पे हम इवाल्यूएशन करेंगे। केमिकल इवाल्यूएशन दो टाइप से होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम बस इतना देखेंगे कि किस किस क्वांटिटी में कौन कौन से केमिकल और कितनी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बस कि कौन से प्लांट में कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और क्वालिटी के अंदर हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर केमिकल का यूज करके और फिर हम क्वालिटी का चेकअप करेंगे, क्वालिटेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। लाइक जैसे कि कोई ड्रग एल्कलॉइड कैटेगरी में आती है, तो एल्कलॉइड के लिए हम जो भी पर्टिकुलर टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वो टेस्ट अप्लाई करके फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी कंसंट्रेशन में किस क्वालिटी में है, ठीक है। और इसके अंदर फिर क्या है, कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे कि मान लो क्या क्या आएगा, एसिड वैल्यू, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एसिड वैल्यू। दूसरा सैपोनिफिकेशन वैल्यू, और तीसरा आयोडीन वैल्यू। तो ये टर्म्स भी लिखनी होंगी। अगर सारे मेथड आते हैं तो टर्म्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है तो, बट ओनली एंड ओनली केमिकल इवैल्यूएशन पूछा है तो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होंगी। एसिड वैल्यू क्या होगी भाई, मान 100 ग्राम फैट और ऑयल है, 100 ग्राम फैट और ऑयल है, या तो आप फैट ले लो या फिर कोई 100 ग्राम ऑयल ले लो, ठीक है। उसका हमें ये चेकअप करना है कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा उनमें, तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है कैसी नहीं है, नेचर का पता करना है। तो उसके लिए हमें एसिड वैल्यू करनी होगी, एसिड वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी, और सैपोनिफिकेशन वैल्यू और आयोडीन वैल्यू। तो एसिड वैल्यू की डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे कि कोई भी 100 ग्राम फैट और ऑयल है, उसके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे और कंबाइन फॉर्म में भी प्रेजेंट होंगे। मीन्स अकेला कोई फैटी एसिड फ्रीली प्रेजेंट है, या फिर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फॉर्म में किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ एड ऑन है, कंबाइनली प्रेजेंट है। तो 100 ग्राम फैट और ऑयल के अंदर जो भी फ्री फैटी एसिड है उनको न्यूट्रल करना है, ना तो वो एसिड रहे ना वो बेस रहे। न्यूट्रल करने के लिए कितने एमजी, एमजी क्वांटिटी क्या लेंगे एमजी के अंदर, कितने एमजी केवच की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नॉन एज एसिड वैल्यू, ठीक है। तो एमजी ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड इन 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल नोन एज एसिड वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, जो डेफिनेशन मैंने एसिड वैल्यू की बताई है, न्यूट्रल द फ्री फैटी एसिड, अब फ्री की जगह फ्री और कंबाइन दोनों टाइप को न्यूट्रल करना है, तो वो क्या हो जाएगा, सैपोनिफिकेशन वैल्यू। एमजी ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एंड कंबाइन फैटी एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम फैट और ऑयल। कि 100 ग्राम फैट और ऑयल है, कोई उसके अंदर जो भी फ्री और कंबाइन दोनों टाइप के फैटी एसिड है, दोनों को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए कितने एमजी हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, नोन एज सैपोनिफिकेशन वैल्यू। और आयोडीन वैल्यू क्या है, ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम फैट, 100 ग्राम फैट और ऑयल, ठीक है। कि कोई भी 100 ग्राम फैट है या ऑयल है, उसके थ्रू कितने ग्राम आयोडीन एब्जॉर्ब की जा रही है, वो क्या होगी, उसकी आयोडीन वैल्यू होगी। जितनी ज्यादा आयोडीन वैल्यू होगी इतनी क्या है, वो प्रोडक्ट उतनी ही जल्दी खराब होगा, रेंसिड होगा। हाइयर आयोडीन वैल्यू हाइयर रेंसिडिटी, की खराब होने के चांसेस, डिकम्पोज होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल इवाल्युएशन, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे हम क्या करेंगे, ट्रू ड्रग का इवैल्यूएशन करेंगे। In this method of evaluation, the two drugs are evaluated on the basis of their physical parameter. तो physical parameter like example melting point, दूसरा boiling point, तीसरा moisture content, चौथा ऑप्टिकल रोटेशन, और पांचवा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी सारी डेफिनेशन है भाई, ये भी सीधी सीधी पूछी जाती है। देखो मेल्टिंग पॉइंट का पता है आपको, वो पॉइंट जिसपे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मान लो कोई ड्रग है, आपको पता है कि इस ड्रग को हम हीट प्रोवाइड कराएंगे, हीट करेंगे, गर्म करवाएंगे, मेल्ट करवाएंगे, तो ये ड्रग इतने टेम्परेचर पर मेल्ट होगी। अगर वो ड्रग टेम्परेचर से पहले या टेम्परेचर के बाद मेल्ट हो रही है, इट मीन क्या है, एडल्ट्रेटेड है, अदरवाइज क्या है, प्योर है। तो हमें पैरामीटर का पहले पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट
कोई भी पॉइंट जिसपे कोई भी ड्रग बॉईल होना स्टार्ट हो रही है, बॉइलिंग पॉइंट, मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या है भाई, एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो कि पर्टिकुलर ड्रग के लिए एक असेंशियल पैरामीटर है। क्या लिखोगे, मॉइस्चर कंटेंट इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर इवैल्यूएशन ऑफ ट्रू ड्रग। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है कोई भी ड्रग का इवैल्यूएशन करने के लिए फिजिकल तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो भी कोई ड्रग है उसमें एक पर्टिकुलर जो मैक्सिमम उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है कि मान लो डिजिटाइलिस है, डिजिटाइलिस में 5 से 10% तक नमी होनी चाहिए, जरूरी भी एसेंशियल है। अब ऐसे भी नहीं है कि ड्राई हो गया, अगर कंप्लीटली ड्राई हो गया तो फिर उसका अफेक्ट नहीं आएगा, और अगर ज्यादा मॉइस्चर हो गया तो खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा ड्रग के अंदर, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे ड्रग के अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ होने की, माइक्रोब की ग्रोथ होगी, और उतनी जल्दी प्रोडक्ट खराब होगा। इसलिए क्या है, फिजिकल पैरामीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉइस्चर कंटेंट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ड्रग के इवैल्यूएशन करने का, ड्रग का टेस्ट करने का। क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखो, इसमें दो डेफिनेशन आपको याद करनी है, ऑप्टिकल रोटेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, ऑप्टिकल रोटेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑप्टिकल रोटेशन इज ए प्रोसेस इन विच a compound that have ability to rotate the plane polarized light known as optical active and process is known as optical rotation। थोड़ा सा समझो नॉर्मल वे में, देखो कि मान लो कोई भी सब्सटेंस है, ये मान लो क्यूवेट है, सैंपल होल्डर है। अब हमें यहाँ पे क्या रखा है, हमारा सैंपल होल्डर नहीं रखा है, खाली है ये सैंपल होल्डर, यहाँ पे सैंपल नहीं रखा है। अब हम यहाँ पे लाइट अप्लाई कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि लाइट अप्लाई अप्लाई करने पर ये जो लाइट आ रही है प्लेन लाइट, अब जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी, एंटर करने के बाद सीधी चली जाएगी या फिर इधर या इधर रोटेट होगी। ठीक है। तो इसमें हमें ये देखना होगा, और फिर सैंपल रखेंगे, फिर आइडेंटिफाई करेंगे, फिर लाइट अप्लाई करवाएंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। सैंपल रखने के बाद रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऑप्टिकल रोटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है, रोटेशन देखा जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर सैंपल है, कोई भी ड्रग है, उसके ऊपर हमने प्लेन पोलराइज लाइट अप्लाई की, तो अप्लाई करने के बाद में वो सैंपल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा पाता है या नहीं करवा पाता है। कि कोई भी सैंपल उसके पास इतनी एबिलिटी है कि प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट करवा सकता है। तो जो सब्सटेंस रोटेट करवा रहा है, सब्सटेंस को बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव, और पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन में हम क्या देखते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन, कि कितने एंगल पे रोटेट करवा रहा है। ये आइडेंटिफाई करने से पहले, इवैल्यूएट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी ड्रग का हम ये देख रहे हैं कि ड्रग पे जब लाइट अप्लाई करवाएंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये ड्रग इतने एंगल पे लाइट को किस साइड में रोटेट करेगी, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, पहले से पता होना चाहिए। अगर डायरेक्शन चेंज है, इट मीन्स क्या है, एडल्ट्रेटेड है, प्योर नहीं है। अगर रोटेट नहीं करवा रही है तो प्योर नहीं है। ठीक है, पता होना चाहिए। एंगल कम ज्यादा है तो भी पता होना चाहिए। तो ऑप्टिकल रोटेशन में हम क्या देखते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन। तो ऑप्टिकल रोटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ड्रग के सैंपल के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट अप्लाई करते हैं। तो कोई भी ड्रग उसके पास अगर इतनी एबिलिटी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवा सकता है, सब्सटेंस को बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव और पूरी प्रोसेस को बोलेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करवा रहा है तो बोलेंगे डेक्सो रोटेटरी, रिप्रेजेंट करेंगे डी प्लस से। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करवा रहा है तो बोलेंगे लिवो रोटेटरी, और एल प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें देखा था रोटेशन, सेम प्रोसेस रहेगी। इसमें देखेंगे एब्जॉर्बेंस, कि खाली कोई भी सैंपल नहीं रखा था, तो खाली से जब लाइट प्रोवाइड करवाई गई, इंटेंस करवाई गई, तो कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितनी सीधी निकल गई। और जब सैंपल रखा गया तो कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितनी सीधी निकल गई। खाली को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा गया था, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, आर आई, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, कि खाली में लाइट की कितनी वेलोसिटी थी, कितनी वेग से आई, कितनी वेलोसिटी से कितनी एब्जॉर्ब हुई,
और बाद में क्या है, जब सैंपल रख दिया तो कितनी एब्जॉर्ब होगी। तो इसमें क्या देखते हैं हम, एब्जॉर्बेंस देखते हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, एसिड वैल्यू की डेफिनेशन, सैपोनिफिकेशन वैल्यू की, आयोडीन वैल्यू की, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद में स्टोमेटा की डेफिनेशन, ट्राइकोम की डेफिनेशन, दोनों के फंक्शन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट अपना आता है फिर फार्माकोलॉजिकल इवाल्युएशन। फार्माकोलॉजी में आपको पता है हम क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी ड्रग है उसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं, ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक की ड्रग बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से वर्क करेगा, कैसे डिजीज को ठीक करेगा, है ना, पूरी प्रोसेस नॉन एज फार्माकोडायनेमिक। और बॉडी उस ड्रग के साथ में क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, नॉन एज फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इन दिस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन द क्रू ड्रग्स आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन का मतलब क्या होगा कि जो कोई भी क्रू ड्रग है उसका है ना कौन सी डिजीज के अंदर हम यूज कर रहे हैं, तो ड्रग के जो यूज है ना उसके बेस पे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे कि पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, फिर वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सी डिजीज के अंदर काम में ले सकते हैं उस ड्रग को, फिर जिस डिजीज के अंदर हम काम में ले रहे हैं तो उस डिजीज को कितने टाइम के अंदर वो ठीक करा है, उसकी एफिकेसी क्या है, मतलब वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है, इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिस कंसंट्रेशन में होना चाहिए था उतनी ही कंसंट्रेशन है या फिर कम कंसंट्रेशन है। तो सीधा सा मतलब है कि ड्रग का क्या यूज है, यूज के बेस पे हम ड्रग का इवाल्युएशन करते हैं इसके अंदर। बट क्या है, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि कई सारी ड्रग ऐसी होती है जिनमें एक से ज्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, 2 3 4 5, जिनका यूज क्या है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में किया जाता है। तो उसमें फिर ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है कि इस ड्रग को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। कि भाई मान लो कोई ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कि डाययूरेटिक इफेक्ट भी शो कर रही है, यूरिन का फॉर्मेशन भी करवा रही है, ठीक है, एस्ट्रिंजेंट भी है, एनाल्जेसिक भी है, अब और बिटर टॉनिक भी है। तो अब उसको क्या करें हम, एंटी कैंसर कैटेगरी में रखें या एनाल्जेसिक कैटेगरी में रखें, एंटी डिप्रेसेंट वाले, एंटी एस्ट्रिंजेंट वाली कैटेगरी में या रखें, या फिर डायूरेसिक कैटेगरी में रखें। तो थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो मे भी आज की हमारी क्लास से मैंने ट्राई किया है कि मेरा बेस्ट टू बेस्ट देने का ट्राई किया है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के 3 चैप्टर, जिस भी टाइप से, तीनों चैप्टर से जिस भी तरीके से क्वेश्चन बनने चाहिए थे या क्वेश्चन बन सकते हैं या आज तक बने हैं क्वेश्चन, या फिर एक एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी क्रम से डेफिनेशन चाहे था, मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट टू बेस्ट रिप्रेजेंट करने की ट्राई की है। और मेरे को उम्मीद है मैं भी आपको तीनों चैप्टर बेहतर तरीके से अच्छे से विद एक एक नंबर के, विद एक्सप्लेनेशन, विद कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लेके आता रहूं और इसी तरीके से एक एक नंबर के विद कंसेप्ट, विद एक्सप्लेनेशन और अच्छे इजी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको बताता रहूं और आप अच्छे मार्क्स गेन करते रहें और आपका फ्यूचर है वो बेटर हो सके, तो आपको क्या करना है, क्लास है वो कंटिन्यू मेरे साथ क्लास के अंदर बने रहना है, कंटिन्यू क्लासेस देखनी है, क्लास बीच के स्किप नहीं करनी है, लास्ट टाइम तक क्लास देखनी है। तो अब मैं ट्राई करूंगा कि अपने 3 चैप्टर हो गए, बाकी अब हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बचे हैं, फाइबर वाले चैप्टर बचे हैं, और फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जो लास्ट वाले थ्योरेटिकल कंटेंट बचे हैं, उन पे भी आज की तरह मैं क्लास लेके आऊंगा। बस आप बने रहो और क्लास को लास्ट टाइम तक देखते रहो, बीच में स्किप मत करो। एक एक नंबर के हो या फिर 3 नंबर के हो या फिर 5 मार्क्स के हो, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे, अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आओगे। और एक वीडियो जैसा कि मैंने क्लास के बीच में बोला था, वो वीडियो मैं जनरेट करूंगा, जल्दी से जल्दी जनरेट करूंगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम का भी टाइम आ चुका है। वैसे तो हमारी क्लास कोई डिप्लोमा या डिग्री के बेस पे नहीं है, डिग्री, डिप्लोमा, एग्जिट एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, क्योंकि सारा कंसेप्ट बेस में अंडरस्टैंड करवाता हूँ, समझाता हूँ। बट फिर भी डिप्लोमा और डिग्री के अभी एग्जाम डेट तो पहले ही आ चुकी होगी है, तो आपके सबसे मतलब बेटर एडवांटेज है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि पहले क्या होता था, स्टूडेंट्स पता नहीं रहता था कि कब एग्जाम होंगे, कब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, डेट बाद में आती थी 10 से 15 दिन पहले। बट अब तो यूनिवर्सिटी ने अच्छा एडवांटेज प्रोवाइड करवा रखा है आपको कि 3 3 4 4 महीने पहले पता लग जाता है आपको कि कब एग्जाम होंगे। तो अभी आपकी एग्जाम डेट भी आ चुकी है, एग्जाम की डेट तो आपको पहले भी पता था, इन जो भी एग्जाम फॉर्म है उनकी डेट आ चुकी है। तो आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करो और बेफिक्र होकर बिना टेंशन के क्लास देखो और अच्छे से स्टडी करो, कम टाइम के अंदर अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड
करवा रहा हूँ आपको, कैसे पेपर की भी टेंशन छोड़ दो, कौन से चैप्टर पढ़ने, क्या पढ़ना है वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब रही बात क्या कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे लिखना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। उसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर से, ठीक है। तो अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एमके फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।